देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग इन्वेंट्री कर रहे थे, वैसे तो हम लोगों ने देखो कर लिया है कंप्लीट, लेकिन एक दो और भी क्वेश्चन है, करवा देते हैं। जैसे देखो ये वाला इलास्ट्रेशन 3 और 4, ठीक है, इलास्ट्रेशन नहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ये होमवर्क था। तो यहाँ पर क्या बोला था देखो, ये इसमें हमारा रेक्टिफिकेशन वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा। देखो बोल रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। तो हनुमान बोल के जो है उनका पीएल अकाउंट दिख रहा है नेट प्रॉफिट 6 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 ऑन 31 मार्च 2020। और एक इंफॉर्मेशन भी दिया है कि जिस ईयर इनका प्रॉफिट जो है वो 6 लाख है, उसी साल इनका क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है 3,75,000, ठीक है। Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the book, ठीक है। तो कुछ स्क्रूटनी किया गया है जिसमें ये पॉइंट्स निकल के आए हैं। हम लोग को प्रिपेयर क्या करने बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। तो 20 का तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किया हुआ है, फिर से क्यों करने बोला है, क्योंकि ये सब एडजस्ट करना है। एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे भी हो सकता है, प्रॉफिट पे भी हो सकता है, या फिर दोनों पे हो सकता है। यानी ये प्रॉफिट भी सही नहीं आ रखा है, तो नेट प्रॉफिट सही करना है, एडजस्ट करना है, देखना पड़ेगा क्या क्या इम्पैक्ट आया है, और स्टॉक को भी फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टॉक नेट प्रॉफिट दोनों ही गिवन है, लेकिन दोनों को फिर से कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्क्रूटनी करने के बाद ये कुछ पॉइंट हमें दिख रहा है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, इलास्ट्रेशन 3 कर रहे हैं हम लोग। इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पर पहले प्रॉफिट एंड लॉस को सही करना है, तो इसको लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पर पहले नेट प्रॉफिट बता दिया है, देखो नेट प्रॉफिट बता दिया था कि जैसे भी कैलकुलेट हुआ है, कुछ भी गलती हुआ है, जो भी हुआ है उसके हिसाब से 6 लाख था। तो नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, कैलकुलेटेड प्रॉफिट है 6 लाख। अब इसको हमें सही करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या गलती है। परचेज फॉर द ईयर 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स फॉर द शॉप, ठीक है। परचेज में इंक्लूड कर दिए हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का खर्चा परचेज किया गया है। सॉरी, परचेज किया नहीं गया है, परचेज फॉर द ईयर, ठीक है। जो परचेज हम लोग लिखते हैं स्टॉक परचेज, उसमें इंक्लूड है 15,000 जो कि इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के लिए खरीदा गया था। शॉप में जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स लगा हुआ है, मतलब स्विच बोर्ड वगैरह जो होता है उसका खर्चा परचेज में इंक्लूड हो गया। तो कल ही हम लोग कर रहे थे करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। ये जो है ये रफ वर्क है, इसे हमें यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ पर ये मेन सोल्यूशन नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो परचेज में लिख दिए हैं, तो पहला बात है अगर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स खरीदते हैं तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होना चाहिए, ठीक है। बट गलती क्या हुआ है, अमाउंट है 15,000, ठीक है, अमाउंट है 15,000, बट गलती क्या हुआ है, रॉन्ग क्या हुआ है कि इन्होंने कर दिया है परचेज टू कैश, ठीक है। परचेज में डेबिट कर रखा है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फिक्स्ड एसेट होता है ना। मत तो फिर ये क्या हो जाएगा परचेज। अब हम लोग को रेक्टिफाई कैसे करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करेंगे, जैसे कल सीखे थे, जैसे ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है ये डेबिट होना चाहिए, ये डेबिट नहीं किया था हम लोगों ने। परचेज क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि ये इसका कोई काम नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू परचेज। अब इसका इम्पैक्ट यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो तुम लोग दो तरह से सोच के कर सकते हो। एक तो ये कि तुम लोग ऐसे सोचो कि अगर हम लोगों ने परचेज गलत दिखा रखा है, परचेज ज्यादा दिखा रखा है, तो हमारे प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आया होगा, उस हिसाब से तुम लोग सोच सकते हो। दूसरा ये है दूसरा ये है कि अगर
लास्ट क्लास में, मतलब कल के क्लास में जो मैंने बोला था कि फाइनल अकाउंट्स बन जाने के बाद अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है किसी का, तो उनका फाइनल अकाउंट्स बन क्या होगा। अगर फाइनल अकाउंट्स बन जाता है तो हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करते हैं, जो नॉमिनल अकाउंट है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं पीएल एडजस्टमेंट, ये कल बता रहे थे हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, इससे हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है। ये तो सिर्फ वर्किंग नोट है, इसको कैसे भी तुम लोग परफॉर्म करो। तो ये अगर 2 पीएल एडजस्टमेंट है तो इसका आंसर हो जाना चाहिए बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। और वैल्यू है 15,000। देखो अगर ऐसे करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पुट करने का मौका मिलेगा, ठीक है, इजीली यहाँ पर पुट कर पाएंगे हम लोग। इसके अलावा और एक तरीके से सोच सकते हैं, क्या है, अगर हम लोगों ने अपना परचेस ज्यादा दिखा दिया था तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम हो गया था, ठीक है। अगर जीपी कम हुआ तो नेट प्रॉफिट भी कम हुआ, मतलब कम दिख रहा है क्योंकि खर्चा ज्यादा दिखा दिया है। अगर एसेट खरीदे हैं वो तो स्टॉक का खर्चा नहीं है, अगर गलत खर्चा दिखाए है तो प्रॉफिट कम दिख रहा है, मतलब जीपी कम दिखा होगा ट्रेडिंग में, और उसी जीपी को यूज करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है तो नेट प्रॉफिट भी कम दिख रहा है, तो इसीलिए इसमें इसको ऐड कर दिए, नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 15,000 इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ऐसे सोच लो, या फिर ये सबसे आसान तरीका है, ये तो हम लोग कल सीखे ही है, जैसे कि नॉर्मल जर्नल एंट्री में करेक्ट क्या होना चाहिए था और गलती क्या कर रखे हैं उसको कैसे रेक्टिफाई करें। क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया है तो जो सारे अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट नहीं लिखा जाता है, ओनली नॉमिनल अकाउंट को, कल मैंने वो नोट लिखवाया भी था, ठीक है, ओनली नॉमिनल अकाउंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएल एडजस्टमेंट से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और ऐसे करोगे तो डायरेक्टली पुट कर पाओगे, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं होगा। नेक्स्ट क्या गलती हुआ है, Hanuman gave away goods valued 40,000 as free sample for which no entry was made in the books of the accounts। अच्छा, एक फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बट उसका कोई एंट्री नहीं हुआ है। तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री क्या होता है, हम लोग उसको क्या लिखते हैं, सही एंट्री होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेज होता है, ठीक है। अगर हम लोग सैंपल फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं और हमारा स्टॉक कम हो जाता है। अब गलती क्या है, ओमिशन है, मतलब किया ही नहीं है, एंट्री किया नहीं है, तो सही क्या होगा, यही वाला एंट्री कर लेना है। तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। अब रहा नॉमिनल अकाउंट से इसको एडजस्ट करने का बात, तो एडवर्टाइजमेंट भी नॉमिनल अकाउंट है, परचेज भी नॉमिनल अकाउंट है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, क्या दो जगह ही पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे, हाँ लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख के। ये क्या हो गया, एक मिनट। हम्म, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट इस तरह से लिख सकते हैं, पहले वैल्यू देख लेते, वैल्यू नोट नहीं किया मैंने, 40,000, ठीक है, ये 40,000, 40,000, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी 40,000, ये भी 40,000, बट क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में हम लोग लिख सकते हैं पीएल एडजस्टमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी नॉमिनल अकाउंट है तो पीएल एडजस्टमेंट, और जो परचेज है वो भी नॉमिनल अकाउंट है तो 2 पीएल एडजस्टमेंट, तो फिर इसका एंट्री कैसे होगा, मतलब पीएल एडजस्टमेंट में एक बार होगा बाई पीएल एडजस्टमेंट, एक बार होगा 2 पीएल एडजस्टमेंट। लेकिन अगर लैंग्वेज हम लोग ऐसे लिखेंगे थोड़ी ना होगा, पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट, अब इसको लिखना कैसे है देखो, मतलब सिंपल, ये एंट्री हम लोगों को करना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट टू परचेज ये वाला एंट्री हम लोगों का 40,000 से होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इसे हम लोग लिख देंगे बाई एडवर्टाइजमेंट। दोनों ही पुट होगा ना, तो बेसिकली ये पुट होगा, और इसको इस तरह से हम लोग चेक करके देख सकते हैं, तो बाई पीएल एडजस्टमेंट 2 पीएल एडजस्टमेंट, और बाई साइड में क्या है, एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा टू साइड में परचेज, ठीक है, टू टू साइड में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, एक काम करते हैं यहाँ पर ना ऐसे लिख देते हैं बाई सैंपल्स बोल के लिख देते हैं, देखो ऐसे लिख देते हैं, बाई सैंपल, या फिर ऐसे लिखो, सबसे बेस्ट होगा बाई परचेज, ऐसे हाइफन देके सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट,
सैंपल, ठीक है, ये भी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, ठीक है। अब इसका, ये तो गया, हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या लिखना है। अब हम लोग इसको लॉजिकली सोचते हैं। अगर हम लोगों ने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसका कोई एंट्री नहीं किया है, तो उसका दो इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन हम लोगों ने वो फॉलो नहीं किया। उसके वजह से प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा? पहला बात है कि हमारा स्टॉक कम होना चाहिए, तो हम लोगों ने स्टॉक को कम नहीं किया। और दूसरा, हमारा 40,000 का क्या हुआ है? खर्चा हुआ है, ठीक है। तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन पीएल में दिखाया जाता है। अगर हम लोगों ने पीएल में नहीं दिखाया था तब तो प्रॉफिट जो है वो गलत आया है, तो अभी पीएल में खर्चा दिखाएंगे। वैसे हम लोग पीएल में क्या लिखते हैं? टू फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, वही वाला लिख दिया। और स्टॉक को क्या करते हैं? परचेज से लेस करके दिखाते हैं। अब यहाँ तो परचेस लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये ट्रेडिंग नहीं है। सोचो, अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास अवेलेबल होता तो हम लोग क्या करते? परचेस से इसको लेस करके दिखाते, एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बोल के। अगर हम लोग लेस नहीं करते तो उसको अपोजिट साइड में लिख सकते हैं। अगर हम लोग लेस नहीं करके दिखाते हैं तो इसका ऑल्टरनेट क्या होता है? इधर लेस करने का मतलब है ऑपोजिट साइड में लिखना, एक ही बात होता है। तो इसका मतलब एक हमारा बाई साइड का एंट्री जाएगा जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं किया, मतलब लेस वाला एंट्री, वो परचेज से लेस होता है, इसलिए मैंने बाई परचेज बोल के सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन लिख के दिखाया, मतलब लैंग्वेज क्या यूज करे। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पीएल में दिखाना चाहिए था, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का वो नहीं दिखाया तो अभी दिखा दिया टू एडवर्टाइजमेंट बोल के। इस तरह से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। चीज तो समझ में आ रहा है कि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था बट उस पर कोई एंट्री नहीं दिया गया, बट एंट्री दे दिया हम लोगों ने। तो ये ऐसे हो रहा है, बट ऐसे तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ लैंग्वेज क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक कम होना चाहिए, वो परचेज से लेस करके दिखाते। यहाँ परचेज है नहीं कि लेस करके दिखा दे, लेस नहीं करेंगे तो जिधर लेस होना चाहिए ऑपोजिट साइड में लिखने का मतलब वही होता है। तो ऑपोजिट साइड में लिखा हम लोगों ने, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च 2020 बट द गुड्स वेयर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। बोल रहा है कि इन्वेंट्रीज जो है 2,50,000 का, वो 27 मार्च को मतलब कैलकुलेशन किया गया, ठीक है। अमाउंटिंग हैव बीन एंटर्ड मतलब एंट्री किया गया, बट उसको स्टॉक में नहीं लिया गया, ठीक है। तो इनवॉइसेस मतलब होता है बिल, ठीक है। बिल रेज हुआ 27 को, बट उसको इन्वेंट्री में नहीं दिखाया गया, मतलब एंट्री नहीं हुआ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिजिकली स्टॉक आ गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो ये एंड में लिया गया है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कैसे लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, इस तरह से लिखते हैं। ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, इसका वैल्यू कितना है? 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। और ये एंट्री हम लोगों ने किया नहीं है। पॉइंट यही बोल रहा है कि ये एंट्री हम लोगों ने किया नहीं है। इनवॉइसेस फॉर गुड्स मतलब बिल्स रेज हुआ है 27 को, बट गुड्स वेयर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक में उसे हम लोगों ने नहीं दिखाया, तो अभी दिखा देंगे। ये रेक्टिफाइड में क्या होगा? ये मतलब रॉन्ग क्या हुआ है? ओमिशन, हम लोगों ने ये एंट्री किया ही नहीं, तो सेम हो जाएगा, सेम, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई भी अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उसे हमें पीएल एडजस्टमेंट से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग, तो हम लोग दिखा सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिख देंगे 2,50,000। ये देखो, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऐसे लिख सकते हैं, हाइफन देके, परचेज ऑफ मार्च नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। अब इसका लॉजिक भी सुनो। अगर हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है वो हम लोगों ने नहीं दिखाया, दिखाया जाता है ट्रेडिंग के बाई साइड में, नहीं दिखाए तो अभी दिखाएंगे, तो बाई साइड में ही लिखेंगे। इस तरह से भी सोच सकते, दोनों तरह से ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर देखो 2 लाख वाला पॉइंट क्या बोला है? इन मार्च 2020 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वेयर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2020। बोल रहा है कि 2 लाख रुपीज का एक सेल हुआ था, और डिलीवरी जो है एंड डिलीवर्ड वेयर टेकन इन सेल्स फॉर अप्रैल 2020, और गुड्स सोल्ड हो गया, डिलीवर्ड भी हो गया, बट उस सेल्स को अप्रैल 2020 में लिखा गया जबकि ये मार्च का था, मतलब फिर से नहीं लिखा हम लोगों ने, ओमिशन ऑन दैट पीरियड नहीं लिखा। तो सेल का एंट्री क्या होता है? डेटर टू सेल्स, ठीक है।
कितने का था, 2 लाख का था। और गलती क्या हुआ है, इन्होंने रिकॉर्ड ऑन दैट मोमेंट नहीं किया, जब करना चाहिए अप्रैल में किया, तो अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे तो सेम यही वाला एंट्री होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट से, नॉमिनल अकाउंट तो सेल्स का अकाउंट होता है, तो डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है, डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाई डेटर, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि डेटर लैंग्वेज सही इसीलिए नहीं होगा क्योंकि पीएल में तो हम लोग कभी बाई डेटर लिखते नहीं है ना, तो हमें लैंग्वेज हमारा सही रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसे लिखेंगे इस तरह से, बाई सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। ऐसे बाई सेल्स बोल के यहाँ पर लिख देते हैं परचेज, परचेज नहीं, गुड्स, ऐसे लिखते हैं, गुड्स सोल्ड इन मार्च wrongly taken as अप्रैल सेल, ठीक है। मार्च का सेल अप्रैल में दिखा दिया। तो देखो कैसे करके देखेंगे, सेल्स कहाँ लिखना चाहिए था, अगर सेल नहीं दिखा है तो ट्रेडिंग में तो सेल लिखना चाहिए था, तब नहीं लिखा तो अभी लिख देंगे। तो ट्रेडिंग में बाई साइड में लिखते वही चीज लिख दिया, बाई सेल्स, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉफिट सही दिखे। सेल कम दिखा है तो प्रॉफिट तो कम दिखेगा, तो प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, तो ऐड, ये देखो ये सारी चीज 6 लाख से ऐड होंगे। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स दिखाया गलती से, इस वजह से परचेस खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट कम हुआ, ऐड करो। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया तो स्टॉक कम हुआ, इस वजह से ये इधर लिखा गया है बाई परचेज बोल के। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने कैलकुलेशन करके नहीं उसे एंट्री किया, तो उसका एंट्री कर दिया। सेल किया था उसका एंट्री नहीं किया, तो उसका भी एंट्री हम लोगों ने कर दिया। और एंड में गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जो हम लोग कर चुके हैं। 75,000 कॉस्ट है, ठीक है। और इसको बेचा जाता है 33 and 1/3% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे। दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 2020, दीज वेर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च 2020, ठीक है। तो गुड्स कॉस्टिंग 75,000 को सेल और रिटर्न बेसिस पे मार्च 2020 में भेजा गया था। प्रॉफिट मार्जिन था इतना। क्योंकि अप्रूवल अप्रैल में मिला, और अप्रैल में मिला तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब अप्रूवल बाद में मिलता है, फाइनल अकाउंट्स पहले मिल जाता है, तो दो ट्रीटमेंट होता है, पहले सेल को कैंसिल कर किया जाता है, क्योंकि इसे कैजुअल सेल ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो अभी तो इसको सेल बोल के रिकॉर्ड किया गया है, हम लोगों ने 3 मेथड वहां पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले सेल को कैंसिल करेंगे, फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, ठीक है। तो सेल कितने से कैंसिल होगा, सेल का वैल्यू क्या होगा, 75,000 कॉस्ट है, तो जब सेल किया है तो कॉस्ट पे तो नहीं किया होगा, प्रॉफिट लगा के किया है, तो 75,000 का 1/3 जो है ये प्रॉफिट है, इसका मतलब तो 1/3 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25,000। तो सेल वैल्यू हो गया 75 प्लस 25, यानी 1 लाख का सेल हुआ था। तो सेल को कैंसिल करना है, तो सेल को कैंसिल करने से क्या करना पड़ेगा, सेल का कैंसिलेशन एंट्री इस तरह से होगा। अगर हम लोग सेल को इधर रिकॉर्ड करते बाई साइड में, ठीक है, तो फिर टू साइड में सेल का कैंसिल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। टू सेल्स बोल के हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 75,000 प्लस 1/3 ऑफ 75,000, ठीक है। ये 75,000 का सेल रिकॉर्ड, सॉरी, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। देखो सेल अगर कंसीडर नहीं करना है तो सेल को कैंसिल करना है, नॉर्मली ट्रेडिंग में क्या लिखते हैं, बाई सेल्स, कैंसिल करना है तो टू साइड में लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है। सेल्स को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ अब इसके रिगार्डिंग जो क्लोजिंग स्टॉक बना यानी कि 75,000 का, उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बाई साइड में, तो रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई स्टॉक गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 75,000, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वही हम लोग का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट होगा। अब देखो फिर से एक बार बता देते हैं हम लोगों ने क्या क्या ट्रीटमेंट किया, और इसको सिंपल तरीके से भी याद रख सकते हो। जैसे मान लो नेट प्रॉफिट ये था, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि इलेक्ट्रिक फिटिंग्स परचेज में इंक्लूडेड किए हैं तो परचेज से लेस करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये फाइनल अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करते तो हम लोग परचेज से लेस करते। तो अब यहाँ परचेज रहता है नॉर्मली टू साइड में, अब परचेज से लेस नहीं कर पा रहे हैं तो बाई साइड में लिखेंगे, ठीक है। लेस जिधर होता है उसका ऑपोजिट में लिखेंगे, तो ऑपोजिट में लिख दिया। क्या लेस करते, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, उसी को बाई बोल के लिख दो, ठीक है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो भी परचेज से लेस होना चाहिए था, यहाँ नहीं दिखा पा रहे तो बाई साइड में लिखो, बाई सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर लो, बाई साइड में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, गुड्स जो है वो सोल्ड इन मार्च, मार्च में सेल किया है बट उसका रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड कर लो बाई सेल बोल के, ठीक है। ये सभी तो ट्रेडिंग का एडजस्टमेंट चल रहा है।
अप्रूवल बेसिस का क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, नहीं लिखा है तो लिख देंगे, ठीक है। अप्रूवल बेसिस पे सेल कैंसिल हुआ है तो उसका ये एंट्री हो जाएगा, ठीक है। सेल का एक्चुअली कैंसिलेशन एंट्री में तो सेल्स डेबिट ही होता है, लेकिन एक्चुअली वो तो नॉर्मल एंट्री है। सोचो हम लोग क्या करते हैं, सैलरी टू कैश करते हैं, लेकिन जब पीएल में लिखते हैं तब तो टू सैलरी लिखते हैं, क्योंकि वो क्लोजिंग एंट्री होता है। उसी तरह से ट्रेडिंग में जब हम लोग सेल का रिकॉर्ड करते हैं, सोच के देखो, तब हम लोग करते हैं बाई सेल्स, यानी सेल्स डेबिट करते हैं और बोल रहे हैं कितना सेल हुआ है, तो इसका मतलब क्या ये है कि सेल क्रेडिट नहीं होता है? अरे बाबा, सेल तो क्रेडिट ही होता है ना। अगर जब सेल हुआ है तो कैश टू सेल्स हुआ है या फिर डेटर टू सेल हुआ होगा, लेकिन जब इसको ट्रेडिंग में कैंसिल क्लोज करेंगे तब तो बाई सेल ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब जब ट्रेडिंग पीएल में एडजस्टमेंट होता है, जस्ट ऑपोजिट ट्रीटमेंट होगा। तो सेल कैंसिल होने पे नॉर्मली तो सेल्स डेबिट होता है, अब ये तो क्लोजिंग जगह पे हो रहा है तो टू सेल्स होगा, सेल हो रहा है तो इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सेल कैंसिल होगा तो इधर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस पे भी तुम लोग हाइफन देके इस तरह से सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, या फिर ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज को लिख के कर सकते हो। तो यहाँ पर हाइफन देके लिख सकते हो कि गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल but not approved till 31st March, सॉरी टिल अप्रैल, टिल 31st March कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब का हम लोग ये बना रहे तब तक का कोई अप्रूवल हमारे पास नहीं आया है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि प्रॉफिट का क्या चेंजेस हो रहा है। तो 6 लाख प्लस ये हो जाएगा 55,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 75,000 11,80,000 माइनस 1,40,000 10,40,000, ठीक है। ये आ गया सही प्रॉफिट, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे टू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 10,40,000, ठीक है, 10,40,000 ये हो गया। अच्छा, अब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट तो हम लोग कैलकुलेट कर लिया, अब बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताना है, क्योंकि स्टॉक में भी तो चेंजेस हुआ है ना, स्टॉक में भी चेंजेस हुआ है, दिखाते हैं, देखो कैसे। यहाँ पर लिखते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st March 2020। अच्छा, तो इन लोगों ने जो कैलकुलेट कर रखा था अपने हिसाब से, वो तो था 3,75,000, ठीक है, लेकिन वो 6 लाख प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ उस पैटर्न पे 3,75,000 था, बट इसका जो इम्पैक्ट आया वो भी हमें इस पे दिखाना पड़ेगा। तो एक बार कैलकुलेटेड जो है वो लिख लेते, फिर उस पर रेक्टिफाई करेंगे। जैसे ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड था उसको हम लोगों ने रेक्टिफाई किया, उसी तरह से पहले देखते हैं कि स्टॉक कितना है इनके हिसाब से। स्टॉक ऑन 31st March 2020 ये हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में, ये है 3,75,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चेक करेंगे कि स्टॉक का कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ है। तो एक तो देखो, जब हम लोगों ने अपना फ्री सैंपल ये वाला सॉरी सॉरी फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ही उसका तो रेक्टिफाई हो गया। स्टॉक का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है, जहां जहां क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री आया है, एक तो ये 2,50,000 वाला, ठीक है, जहां जहां क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री आया है वहां पर होगा। एक तो ये वाला 2,50,000 वाला, और क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री आएगा ये वाला, ये जो मैंने लास्ट वाला नहीं लिखा, ये जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, क्योंकि ये तुम लोग को पता है इसीलिए मैंने ये एंट्री नहीं लिखा। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का क्या होगा, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में फर्स्ट इसमें रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ गलती नहीं हुआ है। इन्होंने 31st March में क्या ट्रीटमेंट करना है वो हमें खुद से कैलकुलेट करना है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले सेल को हम लोग कैंसिल करेंगे, तो सेल्स टू हो जाएगा डेटर, ठीक है,
सेल्स टू डेटर 1 लाख का होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे इसी सेल को, तो उसका एंट्री हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी उस चैप्टर में कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। और यहाँ पर वैल्यू 75,000 से रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक का और एक एडजस्टमेंट, मतलब स्टॉक को इम्पैक्ट करने वाला दो ही एंट्री हमें दिखा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये 75,000 को अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो अगर अभी उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उसे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे गुड्स lying with customer, lying with customer for approval। ठीक है, अप्रूवल के लिए कस्टमर के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमें लेना पड़ेगा। और ये वाला क्या था, यहाँ पर एक गलती हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अभी रिकॉर्ड करेंगे 2,50,000 का, ऐड करेंगे। ये देखो, ये वाला क्या था, 2,50,000 वाला कि इनवॉइस रेज हुआ, मतलब स्टॉक परचेस किए बट उसे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिखा है। ठीक है, तो फिर परचेज या फिर इनवॉइस रेस्ड एक ही बात है, परचेज ऑफ मार्च नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, 2,50,000 परचेज किए हैं, सेल नहीं हुआ है, तो फिर वो तो इंक्लूडेड होना चाहिए स्टॉक में। 3,75,000 प्लस 75,000 प्लस 2,50,000, तो ये हो गया 7 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट होके आ गया 7 लाख। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और था, फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया ऑफ स्टॉक इन बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून। ठीक है, 23 जून को फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 48 लाख, स्टॉक का वैल्यू आया 48 लाख। ठीक है, तो क्या हुआ है देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है गोडाउन में 23 जून को, और वैल्यू दिखा 48 लाख। ठीक है, ये फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब जाके काउंट करना। ठीक है, हम लोगों ने एक एक स्टॉक को देखा और उसके बाद ओनली पेपर जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है उस पे नहीं, उसके भरोसे कैलकुलेट नहीं हुआ है 48 लाख। 48 लाख कैलकुलेट हुआ है ओनली फिजिकल वेरिफिकेशन करके, मतलब जो गोडाउन में है। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि इनवॉइस रेज हो गया है, सप्लायर ने हमसे पैसा भी ले लिया है लेकिन अब तक स्टॉक नहीं भेजा है, तो वो परचेज बोल के अकाउंट्स में एंट्री हो जाता है, ट्रांजैक्शन हुआ बोल के, लेकिन फिजिकली स्टॉक नहीं आके पहुंचा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन से ये है। अभी हमें करने क्या बोला है, हमें बोला है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं बोला है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, हमें वो ट्रीटमेंट करना चाहिए जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट बताता है कि हमारे पास कितना स्टॉक होगा, क्योंकि हमें स्टॉक कैसे कैलकुलेट करने बोला है, ओनली स्टॉक कैलकुलेशन करने बोला है। यानी हमारे हमारे पास पेन पेपर वर्क के हिसाब से जितना स्टॉक है वो बताना चाहिए हमें। ये फिजिकल वेरिफिकेशन के हिसाब से है। आगे देखते हैं कि इस बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रखा है। ठीक है, क्योंकि हमें 30 जून का वैल्यूएशन करके देना है, 30 जून का यहाँ पर स्टॉक कितना है ये बताना है। ठीक है, लेकिन वो फिजिकल वेरिफिकेशन के हिसाब से नहीं, ये जैसे है, अरे फिजिकल स्पेलिंग ये हम भूल गए, एक मिनट। फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में कुछ कुछ गुड्स भेजा गया था। ये कब हुआ है, ये 23 से लेके 30 जून के मिडिल का बात हो रहा है। ठीक है, कुछ गुड्स कंसाइनमेंट में भेजा गया था जिसका कॉस्ट है 2,40,000 वेयर अनसोल्ड। ठीक है, वेयर अनसोल्ड, तो 2,40,000 अनसोल्ड है, अनसोल्ड ये था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, मैंने जस्ट इसको एक बार नोट डाउन कर लिया, पहला पॉइंट हमें ये मिल गया कि 2,40,000 का गुड्स जो है वो अनसोल्ड है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं
परचेज किया गया है 4 लाख का, वेयर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 1,60,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। तो परचेज किया गया है, सेकेंड बोल रहा है कि परचेज का वैल्यू जो है वो है 2,40,000, इसमें से 1,60,000, ठीक है, 1,60,000, 2,40,000 में से 1,60,000 डिलीवरी हो गया है, डिलीवर्ड होगा 5 जुलाई को। और बाकी कितना बचा, बाकी जो बच रहा है यहाँ पर 1,60,000 हो गया, तो बाकी 2,40,000 में से 1,60,000 कितना हो जाएगा, माइनस करके देखते हैं। 80,000, एक मिनट देख लेते हैं। 4 लाख, अच्छा सॉरी, ये 4 लाख है, मैंने 2,40,000 लिख दिया। 4 लाख में से 1,60,000, बाकी 2,40,000 जो है, 2,40,000 जो है वो रिसिप्ट हो गया होगा, ठीक है। परचेज हुआ था टोटल 4 लाख, जिसमें से 1,60,000 जो है वो 5 जुलाई को मिलेगा, और बाकी हमारे पास है, इसका मतलब ये हमारे पास है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, सेल वेयर 13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड्स और 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल, हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 30th जून, ठीक है। अच्छा, पहले ये बता देते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये दोनों का। अब हमें बोला है स्टॉक का वेरिफिकेशन करो, ठीक है। अब फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं बोला है, तो अगर परचेज हुआ है ये वाला बताते हैं, ये सबसे पहले समझ में आएगा। अगर हमारा परचेज हुआ है तो ये हम लोगों ने इसका एंट्री किया होगा, क्योंकि परचेज हुआ है तो एंट्री होगा। अब इसमें से कुछ गुड्स इन ट्रांजिट है, कुछ डिलीवर्ड है, ये डिलीवर्ड होगा 5 जुलाई, यानी ये इन ट्रांजिट है एटलीस्ट, एटलीस्ट इस डेट के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद ही आने वाला है 5 जुलाई, तो ये गोडाउन में आके पहुंचेगा 5 जुलाई को, ठीक है, ये वाला। लेकिन पेपर पेन वर्क अगर देखो तो यहाँ पर हम लोगों का परचेज जो है ये 4 लाख ही टोटल दिखाना चाहिए, क्योंकि 2,40,000 तो आ चुका है, 1,60,000 बाद में आएगा, ठीक है। तो क्या वो स्टॉक में काउंट नहीं होगा, होगा, क्योंकि अगर हम लोग परचेज टू क्रेडिटर या परचेज टू कैश कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट तो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। हमें तो ये नहीं बोले फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन बोलेगा तो सिर्फ 2,40,000 आएगा, 1,60,000 नहीं आएगा, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है, अब हमें नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा, ये जो अनसोल्ड स्टॉक है जो कंसाइनमेंट का है वो नॉर्मली कंसाइनी के पास होता है, लेकिन एक चीज सोचो, जब ये अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेगा तो वहां पर वो लिखता है प्रॉफिट सही कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विथ कंसाइनी, उसका रिकॉर्डिंग करता है। तो यहाँ पर भी पेन पेपर वर्क के हिसाब से करना पड़ेगा, चाहे फिजिकली वो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है या फिर इनके पास है। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 2,40,000 जो है ये भी इनको ऐड करके दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, सेल्स जो है 13,60,000, यहाँ पर थर्ड पॉइंट, सेल्स है 13,60,000। अब क्या बोला है देखो, 13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड्स वो 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल, इसमें से अप्रूवल बेसिस का है 3,20,000, ठीक है। अप्रूवल बेसिस का है 3,20,000, हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 30th जून, और 30th जून के पहले इसका आधा ये अप्रूवल बेसिस पे बेचा गया था, जिसमें से हाफ रिटर्न हो गया है, ठीक है, हाफ रिटर्न हो गया है। और हाफ का अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है, हाफ का अप्रूवल मिलेगा, कब मिलेगा वो तो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो हाफ का रिटर्न हो गया है 30th जून के पहले, बिफोर 30th जून, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट कर देंगे, सेल्स को हम लोग पहले नेट करके देखेंगे कि कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न को हम लोगों को लेस कर देना है, बाकी जो बचा हुआ है उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, जो अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है, बाकी जो हाफ अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है उसको हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, जो हमारा सेल्स ऑन अप्रूवल का रूल्स होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है कि गुड्स आर सोल्ड फॉर एट कॉस्ट प्लस 25%, जो गुड्स बिक जाता है वो कॉस्ट प्लस 25% पे बिकता है, और गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000, यानी ये एबनॉर्मल स्टॉक है, कि सेल में एक एबनॉर्मल सेल है, कितने का, 2,40,000 वाला एक स्टॉक था जो 1,20,000 में सेल हुआ है, तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल स्टॉक है, हमें डिटरमाइन करने बोला है इस डेट का स्टॉक, ठीक है। तो हमें ओपनिंग दे दिया है, क्लोजिंग तक पहुंचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सीओजीएस
इक्वल टू हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये अप्रोच लेके हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, और वही कॉलम बना लेंगे हम लोग, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 48 लाख। अच्छा, अब ये पूरा ही हम यहाँ पर नॉर्मल दिखा देते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में कोई एबनॉर्मेलिटी था ऐसा हमें नहीं बोला है। फिर हमें ऐड करना पड़ता है परचेज, तो हम लोग परचेज ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि इस टाइम पीरियड के मिडिल में हम लोगों ने क्या क्या परचेज किया था। तो परचेज किया था एक 4 लाख का, ठीक है, जिसमें से इन ट्रांजिट है कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन जो है वो हम लोगों का हमारे पास स्टॉक में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज में एक एक रिसिप्ट बोल के लिख लेते हैं। रिसिप्ट कितना हुआ है, हम टोटल में पहले लिखते हैं, रिसिप्ट हुआ है 2,40,000, ठीक है। और इन ट्रांजिट में है, इन ट्रांजिट में है, ये देखो इन ट्रांजिट में है 1,60,000, 1,60,000। तो टोटल में ये चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल चेक करते हैं। यहाँ पर बोला था 2,40,000 वाला जो स्टॉक है वो 1,20,000 में सेल हुआ था, मतलब ये एबनॉर्मल स्टॉक है, ठीक है। तो ये हम लोग एबनॉर्मल स्टॉक दिखा देते हैं। और ये देखो बिक भी नहीं सकता है, ठीक है। ये बिक नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये तो इन ट्रांजिट में है, लेकिन हमें तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं बोला है। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन बोलेगा तो ये हमारा काउंटिंग में नहीं आता, ओनली 2,40,000 आता। तो ये हम लोग का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं बोला है, पेपर पेन वाला बोला है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग इसका एंट्री जरूर किया है क्योंकि हम लोगों ने परचेज किया है, ठीक है। और क्या ऐड करना पड़ेगा? ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये देखो 2,40,000। इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी था नहीं, तो 2,40,000 हो गया। अच्छा, अब ये टोटल कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट ए बोल के लिख लेते हैं, और इससे लेस कर देंगे सीओजीएस, क्योंकि सीओजीएस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, सेल्स माइनस रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर एक रिटर्न भी है, माइनस प्रॉफिट, तब जाके हमें मिलेगा सीओजीएस, है ना। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, फिर सीओजीएस कैलकुलेट करेंगे। तो इसको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना होता है। 48 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 2,40,000, तो ये हो जाएगा 52 लाख, और प्लस 2,40,000 मतलब 54,40,000। ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब हम लोग सेल्स का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सीओजीएस। सीओजीएस हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को लेस करना पड़ेगा सीओजीएस। हम पहले सीओजीएस निकाल लेते हैं, उसको बी नाम देके लेस कर देंगे। पहले सीओजीएस का कैसे कैलकुलेशन होगा, सेल से हमें लेस करना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है। तो टोटल सेल देखो, टोटल सेल कितना है, यहाँ पर बता रखा है 13,60,000। यहाँ से रिटर्न, अच्छा रिटर्न कितना हुआ है, रिटर्न हुआ है अप्रूवल बेसिस 3,20,000, उसका आधा, 3,20,000 का हाफ, 3,20,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 1,60,000 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये 3,20,000 नहीं, एक मिनट, विच इंक्लूड्स गुड्स और 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल, हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न। अच्छा, हाफ रिटर्न हो गया है बिफोर 30 जून, और हाफ जो है उनके पास है, मतलब जो डेटर है उनके पास है, लेकिन उसका भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हमें, अगर हम लोग 30 जून को क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहते हैं तो पूरे सेल को ही हमें कैंसिल करना पड़ेगा। देखो जो रिटर्न हुआ है 3,20,000 में से हाफ रिटर्न हुआ है, ठीक है, और हाफ उनके पास है। लेकिन अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक अपना कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो रिटर्न है वो तो लेस होगा ही, जो रिटर्न नहीं हुआ उसका भी सेल कैंसिल कर देना है, और उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। तो बेटर होगा हम लोग पूरा ही 3,20,000 को लेस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3,20,000 को पूरा ही लेस कर लेते हैं। या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो रिटर्न, और एक दिखा सकते हो नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, उसको भी हम लोग लेस ही करते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हो। तो 1,60,000 एक ही बात होगा, और 1,60,000, तो ओवरऑल वो 3,20,000 का ही इम्पैक्ट आ जाएगा। तो 13,60,000 माइनस 3,20,000,
10,40,000 10,40,000 ये हम लोग का हो जाएगा नेट सेल्स। ठीक है, 10,40,000 हम लोग का नेट सेल हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 10,40,000 का नेट सेल है। अब इसमें कुछ एबनॉर्मल सेल भी है, 2,40,000 वाला जो 1,20,000 में हुआ था। तो इसमें से 1,20,000 हम लोग का क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं, 9,20,000। अब लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट लेस करेंगे। प्रॉफिट क्या, नॉर्मल सेल पे प्रॉफिट कितना है, देखो नॉर्मल सेल का प्रॉफिट है 25% कॉस्ट के ऊपर। तो प्रॉफिट 25% यानी 1/4 ऑन कॉस्ट है। तो सेल पे कितना हो जाएगा, अगर 4 रुपीज कॉस्ट है, 1 रुपीज मतलब 1/5 प्रॉफिट हो जाएगा, 1/5 ऑन सेल। ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल वाले पे होगा, तो इस पे होगा डिवाइडेड बाई 5। तो 1,84,000 यहाँ से लेस हो जाएगा। ये अमाउंट यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ये रेशियो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एबनॉर्मल वाले में लॉस है। कैसे पता चला, 2,40,000 का 1,20,000 में हुआ, तो लॉस होने से क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ठीक है, लॉस होने से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे कॉस्ट पता करने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉस हुआ है। अब कितना लॉस हुआ है, 2,40,000 का सामान अगर हम लोगों ने सेल कर दिया है 1,20,000 में, तो इसका मतलब 1,20,000 का लॉस हुआ है, मतलब हाफ में बेच दिया गया। तो 1,20,000 यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसको टोटल देख लेते हैं। टोटल ऑफ COGS बी, तो 9,20,000 माइनस 1,20,000 ये लिख लेते हैं पहले। 9,20,000 माइनस 1,84,000, 7,36,000 ये हो जाएगा। 2,40,000 ऐड हो रहा है, देखो ये प्लस ये है ना। तो ये 2,40,000 के कॉस्ट का सामान 1,20,000 में बिका, तभी तो 1,20,000 का लॉस था। और ये हो जाएगा 8 लाख, नहीं ये गलत कैलकुलेशन हो जा रहा है, 10,40,000। फिर इसमें से लेस हो जाएगा 1,84,000 और ऐड हो जाएगा 1,20,000, क्योंकि ये लॉस था। तो ये 9,76,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 9,76,000 हो गया। अब हमें COGS पता चल गया, और यहाँ पर पता चल गया टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट से COGS लेस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा A माइनस बी। ठीक है, A माइनस बी, तो ये है -54,40,000, 44,64,000। ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ये लिखा था, इस वजह से। 2,40,000 माइनस 2,40,000, ये तो पूरा ही बिक गया, ये नहीं बचेगा क्लोजिंग स्टॉक में। 52 लाख में 7,36,000, 44,64,000। ठीक है, 44,64,000 ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं बोला था, हमें नॉर्मल वेरिफिकेशन मतलब नॉर्मल जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो दिखाने बोला था। तो ओपनिंग स्टॉक जितना भी हम लोगों का था वो हम लोगों ने लिखा, फिर उसमें हम लोगों ने परचेज ऐड किया। हम लोगों ने टोटल 4 लाख का परचेज किया था, जिसमें से 1,60,000 इन ट्रांजिट है, बाकी 2,40,000 रिसिप्ट है। बट 2,40,000 एबनॉर्मल स्टॉक है, क्यों, क्योंकि ये बिका है 1,20,000 में, यानी 1,20,000 के लॉस में। ये हमें क्वेश्चन बता दिया। तो टोटल स्टॉक पता चल गया हमें, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना हम लोगों ने खर्चा किया, और जो सेल किया, सेल में से रिटर्न था। अब रिटर्न अलग अलग भी कर सकते हो, 1,60,000 और 1,60,000 जो नॉट अप्रूव्ड है उसे भी कैंसिल करना है। सेल से जो रिटर्न है वो भी कैंसिल होगा, नेट सेल आ गया। उसमें से एबनॉर्मल नॉर्मल को मैंने बाइफरकेट कर दिया। एबनॉर्मल का प्रॉफिट रेशियो अलग, नॉर्मल का प्रॉफिट रेशियो अलग। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस में बिका है इस बार, और COGS कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 30 जून का क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये तो पहले के क्वेश्चन के तरह ही था, बल्कि अगर हम लोग देखें तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन जो है ये हम लोग का थोड़ा मिक्सड अप था, विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ था। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन
एक पार्ट, ठीक है, एडजस्टमेंट सेलिंग प्राइस से जो हम लोगों ने किया, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे फीफो लीफो वाला पॉइंट, ठीक है, जो कि काफी आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो ये कम आता है, हालांकि आता ही नहीं है, मेनली यही वाला आता है, फिर भी है तो हम दिखा देते हैं कैसे करके हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। जैसे ये वाला, ये क्वेश्चन को हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे सॉल्व करना है। हम पहले क्वेश्चन नंबर 11 12 ये दिखा देते हैं। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ ए स्पेयर पार्ट ऑफ श्री राम मिल्स, ठीक है, क्या बोला है देखो। ओपनिंग इन्वेंट्री बता दिया, परचेज बता दिया, इशूड फॉर कॉम्पोजिशन, परचेज, इशूड फॉर कॉम्पोजिशन, इशूड फॉर, सॉरी, कंजम्पशन, क्या पढ़ रहे हैं, इशूड फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब कितना यूज हुआ है, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द डिटेल्स, डिटेल्स दे दिया है स्पेयर पार्ट्स का कि कितना स्टॉक खरीदा गया, कितना यूज किया गया। हमें बोल रहा है कि इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके बताओ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे, ठीक है। तो ये करने से ही समझ में आएगा कि किस तरह से होगा, ठीक है। देखो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इस तरह का, ठीक है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन, as on 31st March 2020। श्री राम मिल्स। अच्छा कैसे बनाना है ये देखो, पहले डेट, उसके बाद, अच्छा तुम लोग एक काम करो, ये वाला फॉर्मेट जस्ट एक बार लिखो, हम एक बार मेरा मेडिसिन लेके आते हैं, मैंने मेडिसिन नहीं खाया। एक मिनट, ठीक है, ये जस्ट फॉर्मेट बनाओ, हम अभी आते हैं। ठीक है, देखो, डेट यूनिट्स, यहाँ पर पहले रिसिप्ट, रिसिप्ट्स, इश्यूज, इश्यूज, और यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस। अब ये क्यों ऐसा फॉर्मेट होता है, एक्चुअली यहाँ पर हमें स्टॉक का कैलकुलेशन करना है कि कितना स्टॉक हम लोगों ने परचेस किया, तो रिसिप्ट, उसमें से कितना यूज किया तो उसे बोलते हैं इश्यूज। एक्चुअली ये वही लोग ये मेंटेन करते जिनका फैक्ट्री होता है, तो परचेस डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट परचेस का डिटेल्स रखता है, जो स्टोर डिपार्टमेंट मतलब स्टोर जहां पर स्टॉक वगैरह रहता है वो ये कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमें उसका भी जरूरत नहीं, वो तुम लोग कॉस्टिंग में इंटर में देखोगे। अभी हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि अगर हम लोग अपना स्टॉक का कैलकुलेशन फीफो बेसिस पे करते तो क्या होगा, ठीक है। तो इश्यूज हो गया, बैलेंस हो गया। अब डेट, रिसिप्ट में 3 कॉलम होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सेम यहाँ पर भी वही होगा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। यहाँ पर भी वही होगा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ये पता करना है कि कितना क्वांटिटी में स्टॉक खरीदे थे, उसका रेट क्या था, टोटल वैल्यू क्या है, कितने क्वांटिटी का स्टॉक इशू किए, रेट क्या है, वैल्यू क्या है, कितने क्वांटिटी का स्टॉक बचा, उसका रेट क्या है, वैल्यू क्या है। अब बात यह है कि हमें फीफो फॉलो करना है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ जैन को कितना स्टॉक था, कुछ भी स्टॉक नहीं था ओपनिंग, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1120, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो,
इसका ऐसे भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये है कौन सा मंथ, जैन और फेब दोनों मिक्स्ड अप है। अच्छा ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं 1120। बैलेंस, ठीक है, बैलेंस जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका वैल्यू भी कुछ नहीं होगा, रेट भी कुछ नहीं होगा। इस तरह से डेट दिया है तभी लिखना पड़ा, अदरवाइज इसका कोई रेलिवेंसी नहीं है। परचेज किया गया है 1120 को, परचेज को लिखना नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग को सिर्फ रिसिप्ट जो है रिसिप्ट कॉलम में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि परचेज करने से वो रिसिप्ट कॉलम में जाएगा। 100 यूनिट्स 30 रुपीज करके, तो कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। 100 यूनिट 30 रुपीज करके यानी 300। अच्छा, अब ये हो गया 300। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने परचेस किया है, इशू तो नहीं किया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन बैलेंस में हम लोग जरूर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, 100 यूनिट का स्टॉक 30 रुपीज वाला हमारे पास गोडाउन में है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डेट में ट्रांजैक्शन है, 15 ऑफ जैन 2020। इस दिन क्या हुआ है, इशूड फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए 50 यूनिट इशू किया गया है गोडाउन से, तो ये रिसिप्ट में नहीं आएगा, इशू हुआ है 50। अब कहां से होगा, जहां स्टॉक है वहां से ही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए। जो स्टॉक पहले इन हुआ था वही पहले आउट होगा। तो यहाँ पर पहले इन हो या फिर बाद में हो, एक लौता स्टॉक 100 है और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग ये 50 यूनिट्स यहाँ से इशू कर रहे हैं, जो कि 30 रुपीज वाला था, यानी 1500। हमारे पास टोटल 100 यूनिट का स्टॉक पड़ा हुआ था 30 रुपीज वाला, यानी टोटल 300 का, जिसमें से हम लोग 50 यूनिट कंजम्पशन कर रहे हैं। और उसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये 30 रेट वाला स्टॉक था, तो उसका वैल्यू 30 करके 1500 होगा। अब बचा कितना, 100 में से 50 चला गया, तो बच रहा है यहाँ पर कितना, यहाँ पर बचेगा 100 में से 50 चले जाने से 50 ही बचेगा। और उसका रेट क्या होगा, जो रेट का माल पड़ा हुआ है, यानी 1500 मल्टीप्लाई करने के बाद 30 के हिसाब से। फिर फर्स्ट ऑफ फेब को परचेज हुआ है 200 यूनिट 40 पर यूनिट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ फेब को परचेज होने से यहाँ पर आएगा 200 यूनिट 40 करके 8000, ठीक है, परचेज हुआ है। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि दो तरह का स्टॉक आ गया। पहले हमारे पास एक 50 यूनिट स्टॉक था जिसका रेट था 30 और टोटल वैल्यू था 1500। नया जो स्टॉक आया वो आया 200 का, हमें अलग अलग दिखाना चाहिए, ठीक है। क्यों, अभी देखोगे इशू हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसे करके कवर कर सकते हैं हम लोग, ताकि समझ में आ जाए कि ये दो तरह का स्टॉक हम लोगों के पास है, 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 15 फेब को इशू किया गया है, तो 15 फेब इशू किया गया है, मतलब स्टॉक का आउटफ्लो हुआ है। अच्छा, कितना इशू हुआ है, 100 यूनिट। अब होगा फीफो का ट्रीटमेंट, समझ में आएगा, ठीक है। 100 यूनिट इशू हुआ है, अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये दो स्टॉक में से पहला ये स्टॉक है, फर्स्ट ये स्टॉक आया था, फिर ये स्टॉक आया था, ठीक है। फर्स्ट इन हुआ था ये वाला, फर्स्ट इन हुआ था ये वाला, सेकंड इन ये वाला हुआ है। तो 100 यूनिट अगर इशू करना है, पहले ओल्ड स्टॉक खाली कर दो। तो ओल्ड स्टॉक में कितना है, 50, जो कि पूरा ही देना पड़ेगा, तब भी डिमांड फुलफिल नहीं होगा, और भी 50 देना पड़ेगा, जो कि यहाँ से देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग 50 ये वाले लॉट से दिए, तो ये पूरा खाली हो गया। और बाकी 50, क्योंकि टोटल 100 बोला था, तो यहाँ से दे रहे हैं, तो ये हो गया 40 वाला, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2000, ठीक है। 40 वाला ये 2000 हो गया। अच्छा, अब हम लोग को दिखाना है कि यहाँ पर बचा कितना, ठीक है, कितना बचा है, कैसे दिखाएंगे। ये देखो, यहाँ पर हम लोग का 50 ये वाला तो खाली हो गया, 200 में से 50 चला गया, बचा कितना, 150, 40 वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6000। अब एक ही तरह का स्टॉक बचा हुआ है। अच्छा, इसके बाद 28 फेब को फिर से कंजम्पशन हुआ है, ठीक है। 28 फेब 2020 में फिर से कंजम्पशन हुआ है, और उसका वैल्यू कितना है, 100 यूनिट। हम हमारे पास 150 यूनिट का स्टॉक अवेलेबल है, वो भी वन टाइप, तो यहाँ से इजीली 100 यूनिट हम लोग इशू कर सकते हैं, जिसका वैल्यू तो 40 होगा, 40 वाला स्टॉक है, तो जो इशू किया वो 40 वाला ही होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 50, 150 में से 100 चला गया, तो 50 बचेगा, 40 करके ये हो जाएगा
6000, सॉरी 2000, गलत मल्टीप्लीकेशन हो गया, 2000, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये हो जाता है फीफो मेथड, ठीक है। फीफो मेथड से हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और फीफो मेथड के हिसाब से हमारा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुआ 2000, ठीक है। फीफो मेथड से हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हुआ 2000। अब देखो यहाँ पर एक 12th नंबर क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और हमें बोला है कि इसे वेटेड एवरेज मेथड से करना है। तो वेटेड एवरेज मेथड से कैसे होगा, देखो फिर से वही यहाँ पर कॉलम बनाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से करना है, तो ऐसे लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020, और कौन से मेथड से कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लो वेटेड एवरेज मेथड। सेम क्वेश्चन को ही करना है, और यहाँ पर हमेशा कॉलम सेम तरीके से होता है। डेट, चाहे कोई भी मेथड करे, फीफो करे या फिर वेटेड एवरेज करे या फिर सिंपल एवरेज करे या फिर लीफो करे, ठीक है। ये तीन तरह का ही है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर बोला है सेम वही, ओपनिंग इन्वेंट्री में कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन ही है, फिर से उसी क्वेश्चन पे अलग मेथड दे दिया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है। उसके बाद परचेज हुआ है 1 जनवरी 2020 को। अच्छा, कितना परचेज हुआ है, 100 यूनिट 30 करके, तो 100 यूनिट 30 करके अगर परचेज हुआ है तो इसका वैल्यू हो गया 3000। हमारे पास कितने का स्टॉक है, 100 यूनिट 30 रुपीज वाला, यानी 3000। जब तक दूसरा स्टॉक इन नहीं होता है तब तक कोई भी मेथड करो एक ही जैसा देखने में लगेगा, क्योंकि जब तक दूसरा स्टॉक नहीं आएगा तो हमारा फीफो भी अप्लाई नहीं होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर एक ही तरह का स्टॉक है, एक ही बार इन हुआ है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का तो कोई सवाल नहीं होता है, चाहे लीफो करो चाहे वेटेड एवरेज करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर इशू हुआ है 50 यूनिट्स 15 जनवरी को, 50 यूनिट इशू हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास एक ही तरह का स्टॉक है तो ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। 100 में से 50 चला गया, 50 बचा। और अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, जैसे वहां हम लोग क्या कर रहे थे, 100 में से 50 चला गया, 50 बचा, 30 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर हालांकि इस तरह से करने से भी सेम ही आंसर आएगा, बट यहाँ पर क्या करना है, हम लोग जैसे क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं वैसे अमाउंट को भी माइनस करेंगे, एवरेज करेंगे, ठीक है। 3000 माइनस 1500, यानी हम लोग के पास अभी 1500 का ही स्टॉक पड़ा हुआ है। क्वांटिटी में 50, वैल्यू में 1500, और इसका रेट क्या है, 1500 डिवाइडेड बाई 50, यानी 30 रुपीज। एवरेज करने का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। हमेशा जब हम लोग बैलेंस करेंगे ये फॉलो करेंगे, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना हुआ, 3000 से 1500 लेस कर दिया, बचा 1500, और क्वांटिटी हुआ 50, ये डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट। और फीफो में ऐसा हम लोग नहीं कर रहे थे, फीफो में ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, सिर्फ जब हम लोग इशू करेंगे तब हम लोग को देखना है कि हम लोग वो स्टॉक का इशू करेंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट कंज्यूम किया है। जैसे कि देखो यहाँ पर 50 और 200 में से हमें वही स्टॉक पहले खाली करना है फीफो में जो हम लोगों ने पहले रिसीव किया, इसीलिए देखो मैंने पहले 50 को खाली किया, उसके बाद 200 में से 50 को खाली किया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया एवरेज स्टॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पर 15 जनवरी का कैलकुलेशन हो गया। आफ्टर दैट परचेज हुआ है 1 फेब, 1 फेब में परचेज हुआ है हम लोगों का 200 यूनिट्स 40 करके, तो 200 यूनिट्स 40 करके 8000, ठीक है। अब फीफो में हम लोगों ने क्या किया था, दोनों को इंडिविजुअली लिखा था, देखो दोनों को इंडिविजुअली लिखा था, क्यों, क्योंकि हम लोग पता फिर कैसे करेंगे कि कौन सा फर्स्ट इन है कौन सा फर्स्ट सेकंड इन है, ठीक है। लेकिन यहाँ करना है एवरेज, तो एवरेज कैसे करेंगे, टोटल क्वांटिटी और टोटल वैल्यू। तो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ,
50 पहले से था, 200 आ गया यानी 250। 1500 पहले से वैल्यू था, 8000 हो गया यानी 9500। अब हमें रेट खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा इस बेसिस पे, एवरेज रेट इसीलिए बोला जाता है, वेटेड एवरेज। तो ये हो जाएगा रेट 38। ठीक है, इसका रेट हो गया 38। मतलब हम लोग को इंडिविजुअली ट्रीटमेंट नहीं देना है, जितना भी स्टॉक आएगा उसको एवरेज कर देना है। अब 15th को इशू हुआ है, 15th को इशू हुआ है, कितना इशू हुआ है? 100। ठीक है, 100 इशू हुआ है, तो यहाँ पर होगा। अब इसका रेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही तरह का स्टॉक है, हम लोग एवरेज कर देते हैं जो भी हमारे पास आता है स्टॉक। तो 3800 बचा कितना? क्वांटिटी में देखेंगे तो 150 बचा, और वैल्यू में देखेंगे तो 9500 माइनस 3800, तो 5700 बचा, डिवाइडेड बाई 150, तो ये हो गया 38। ठीक है, 38 रुपीज रेट का स्टॉक इतना बचा हुआ है। 15th के बाद फिर से कंजम्पशन के लिए इशू हुआ है 20th फेब को, 20th फेब 2020। ठीक है, कंजम्पशन के लिए इशू हुआ है 100 यूनिट्स। ठीक है, 100 यूनिट्स। और इसका रेट क्या होगा? जो रेट का माल हमारे पास है 3800, 38 वाला बचा कितना? 150 से 100 चला गया, 50 बचा। वैल्यू में से भी सेम तरीके से डिडक्ट करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू बचता है 1900। अब 1900 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 38 आएगा। ठीक है, 38 आ जाएगा, तो ये एवरेज रेट पे ट्रांसफर हो गया। तो इसका मतलब सेम क्वेश्चन का देखो, ये क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। अगर हम लोग एवरेज मेथड पे करते हैं तो 50 यूनिट स्टॉक बचता है जिसका वैल्यू 1900 होता है 38 के हिसाब से। अगर हम लोग फीफो फॉलो करते हैं तो 50 यूनिट का बचता है, 40 रेट वाला 2000 इसका वैल्यू होता है। तो ये अलग अलग मेथड से जब हम लोग इसको वैल्यू करेंगे तो अलग आंसर आएगा, हर एक मेथड में अलग आंसर आएगा। तो ये हम लोगों ने दो मेथड देखा, हालांकि ये सब आता नहीं है क्योंकि ये सब इंटर में जो है जरूर आता है, फीफो लीफो ये सब काफी आता है। तुम लोग का मेनली यही वाला आएगा जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करके मैंने दिखाया, ये डायरेक्टली इस तरह से अभी तक कभी नहीं आया। ठीक है, अब प्रोफेशनल कोर्स में आ भी सकता है लेकिन आने का चांसेस काफी कम है, ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर और एक ऐसा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, तो एक बार बता देते। देखो ये फीफो बताया मैंने, अच्छा ये वाला देखो। अच्छा, इलास्ट्रेशन 5 तो हम लोग करेंगे लेकिन पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इलास्ट्रेशन 1 से एक बार देखते हैं। ये देखो ये क्या बोला है? सुरेखा लिमिटेड डील्स 3 प्रोडक्ट PQR विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। ठीक है, मतलब ये जो 3 प्रोडक्ट है ये एक जैसा भी नहीं है, या फिर P के जगह Q का यूज, Q के जगह R का यूज, ये भी पॉसिबल नहीं है। At the end of the financial year, the historical cost and NRV of item, historical cost और NRV दे दिया है क्लोजिंग स्टॉक का। अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक हिस्टोरिकल बेसिस पे देखे तो इतना है, NRV बेसिस पे देखे तो इतना है। इसका हिस्टोरिकल बेसिस पे देखे तो इतना है, NRV बेसिस पे देखे तो इतना है। इसका हिस्टोरिकल बेसिस पे देखे तो इतना है, NRV बेसिस पे देखे तो इतना है। अब हमें क्या करने के लिए बोला है? हमें बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो हम बार बार बोलते हैं AS2 को फॉलो करना है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर उस पे लेना है। तो P का वैल्यू क्या होगा? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट लोअर तो 38 लो, ये देखो 38 लिया है। ये तो सेम है तो 29 आ जाएगा, ये दोनों में लोअर है 14 तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू किया गया, देखो वैल्यूएशन लिस्ट ऑफ कॉस्ट और NRV, फिर ऐड कर दिया गया। तो ये ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ये लिखना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज आर यूजुअली रिटर्न डाउन टू NRV ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो हम लोग को पता होता ही है, हम लोग उसका NRV भी चेक करते हैं कि अगर मार्केट में बेचने जाए तो कितना मिलेगा। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर चेक करते हैं कि कॉस्ट और NRV में विच एवर इज लोअर, जो लोअर होता है उसी पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो ये तो तुम लोग नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स पे भी ये प्रोसेस यूज करते हो, बहुत जगह पे करते हो।
तो ये उसी कंसेप्ट पे किया हुआ है कि AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो होता है, जो तुम लोग डिटेल्स में इंटर में पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर लेना है, और उस हिसाब से वैल्यूएशन किया गया। बस ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इसको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि हम, क्योंकि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर वो लिया जाता है आइटम बाय आइटम बेसिस पे। जब हम लोग स्टॉक का वैल्यू करते हैं तो उस हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हुआ 81। ठीक है। अब फीफो मेथड तो मैंने अभी तुम लोग को एक क्वेश्चन करवाया फीफो का, यहाँ पर फीफो बोला है। ठीक है। अब इलास्ट्रेशन 2 में क्या बोला है देखो, ए मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेस ऑफ ए कंडेंसर विच ही यूजेस वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट। ठीक है। जब ये रेडियो बनाते हैं तो ये सब कंडेंसर परचेस किए हैं। 4 दिसंबर को क्वांटिटी प्राइस पर यूनिट बता दिया। फिर उसके बाद 10 दिसंबर 11, 19, 20। ठीक है। 1600 यूनिट वेयर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर टिल 18 दिसंबर। मतलब जितना भी परचेस हुआ है 4 तारीख से लेके 28, देखो परचेस का डिटेल्स कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 4 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक का डिटेल्स दे रखा है परचेस का। ठीक है। 1600 इशू हुआ है 18 दिसंबर तक, तो 18 दिसंबर तक इशू हुआ है, मतलब कंडेंसर का यूज हुआ है 1600 यूनिट तक। अब हमें क्या बोला है, यहाँ पर एक्चुअली बोला कुछ नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर एक सोल्यूशन कर रखा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1000 यूनिट एंड वुड कंसिस्ट ऑफ, ये देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 ही होगा, क्योंकि टोटल स्टॉक 2600 था। अगर उसमें से हम लोगों ने यूज किया है, इशू का मतलब होता है फैक्ट्री में सेंड करना। अगर हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल है कंडेंसर, उसको हम लोगों ने रेडियो बनाने के लिए खरीदा, अब उसमें से अगर हम लोगों ने 1600 जो है वो यूज कर लिया, इशू कर दिया फैक्ट्री में, तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 1000। वही चीज बोल रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 होगा। अब कौन कौन सा स्टॉक बचेगा, ठीक है, अब कौन सा स्टॉक बचेगा यहाँ पर बोला है, क्योंकि 18 तक हमारा इशू चल रहा था, तो इसका मतलब ये दो स्टॉक बचेगा। ठीक है। एक 800 वाला, एक 200 वाला स्टॉक बचेगा। तो यहाँ पर देखो 800 यूनिट वाला स्टॉक बचेगा, जो 28 दिसंबर को हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, और 200 यूनिट वाला भी बचेगा, जो हम लोगों ने 19 दिसंबर को परचेस किया था एज पर फीफो। अब ये कैसे पॉसिबल है, फीफो बेसिस पे कैसे पॉसिबल है, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये 1600 यूनिट दिसंबर 18 तक हम लोगों ने इशू किया है, लेकिन कितना कितना किया है ये अगर नहीं बताया है, तो सिंपल सिंपल सा बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर होगा तो पहले ये 900 का स्टॉक खाली हुआ होगा। ठीक है। तो पहला इशू हुआ होगा 900, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहला स्टॉक पूरा खाली हो गया। फिर इसके बाद जो स्टॉक गया होगा वो 400 का गया होगा, फिर 300 का गया होगा, तो ये टोटल करने पे हम लोग का आ जाता है 1600। देखो ये 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 + 3 + 4, 9 + 3 + 4, ये हो गया 1600। तो टोटल 1600 का स्टॉक चला गया। तो ये फीफो बेसिस पे हुआ, क्योंकि हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा पहला वाला स्टॉक पहला चला गया। ठीक है। तो फीफो बेसिस पे करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में जो 1000 यूनिट बचेगा, वो ये दोनों का कॉम्पोजिशन बचेगा, और इन दोनों का रेट क्या होगा, 200 वाला 60 और 800 वाला 47। बस 200 वाला 60, 800 वाला 47, इसका टोटल दिखा है। लेकिन यही वाला, अब देखो यहाँ पर लीफो बोला है, लीफो में क्या बोला है देखो, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, मतलब ये रेडियो सेट वाला जो है, एज्यूम दैट फॉलोइंग इश्यूज वेर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर। यहाँ पर इश्यूज जो है बता दिया कि कैसे हुआ है। वहां जैसे 1600 का इश्यूज कैसे हुआ है ये नहीं बताया, यहाँ पर बता दिया है कि 1600 का इश्यूज किस तरह से हुआ है, फिफ्थ दिसंबर को, 28 को, 29 को, और कितने क्वांटिटी में हुआ है वो भी बता दिया है। हमें इसको लीफो में कैलकुलेट करके बताना है। बेसिकली यही वाला क्वेश्चन को हमें लीफो में करना है, और यहाँ पर हमें किस तरह से कंजम्पशन हुआ था वो बता दिया है। ठीक है। तो लीफो में कैसे करेंगे, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो स्टॉक लास्ट में आया है वो हम लोगों को सबसे पहले आउट, मतलब इशू के लिए सेंड करना है। तो देखो कैसे होगा, सेम इसी तरह का फॉर्मेट होगा। वैसे लीफो आजकल बैकडेटेड हो चुका है, आजकल नहीं बहुत पहले ही हो चुका है, इसका यूज होता नहीं है। ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर लीफो, डेट, रिसिप्ट्स,
इश्यूज बैलेंस, सेम वही क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इस बेसिस पे, ठीक है। तो हमें कंजम्पशन का तो एक चार्ट दे दिया है, बट परचेज का भी देख लेते हैं। सबसे पहले 4 दिसंबर को परचेज हुआ है यहाँ पर 900 यूनिट, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 दिसंबर को लिखेंगे परचेज हुआ है 900 यूनिट और उसका रेट कितना था, 50। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट हो गया 45,000। अब इसको हमें बैलेंस में लिख देना चाहिए। 900 यूनिट हम लोगों ने परचेस किया था, वो भी 50 करके, तो हम लोग के पास 45,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद परचेस हुआ 10 दिसंबर, लेकिन क्या इस मिडिल में स्टॉक का यूज हुआ था, चेक करते, वो तो यहाँ मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन आधा यहाँ से लिया गया है, आधा वहां से लिया गया है। तो 5 दिसंबर, हाँ एक ट्रांजैक्शन हुआ है 5 दिसंबर को। इन द मीन टाइम 5 दिसंबर को 500 का इशू हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 दिसंबर इशू किया गया है 500, तो यहाँ से ही लेंगे क्योंकि एक ही तरह का स्टॉक है। अब ये क्वेश्चन लीफो से करो, फीफो से करो, वेटेड एवरेज से करो, लेना तो यहाँ से ही पड़ेगा क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं। 50 रेट है इसका 50, ये हो गया 25,000। अगर 900 में से 500 चला गया है तो 400 का स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन हम लोग वेटेड में क्या कर रहे थे, अमाउंट को भी कैलकुलेट कर रहे थे क्योंकि वो एवरेज होता है। यहाँ पर वैसा नहीं करना है। 400 का स्टॉक पड़ा हुआ है, 50 रेट वाला है, तो 50 लिखेंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा 20,000। अच्छा, फिर 5 दिसंबर के बाद देखते हैं, यहाँ 20 और 29 का डेट है, यहाँ पर 5 के बाद कौन सा डेट आ जाएगा, 10 दिसंबर को परचेज हुआ है 400 यूनिट 55 वाला, ठीक है। तो 10 दिसंबर को परचेज हुआ है 400 यूनिट 55 का, और इसका वैल्यू हो जाएगा 22,000, ठीक है। 22,000। अब स्टॉक कितना है, पहले से 400 था, अब फिर से 400 आया, लेकिन ये कौन से रेट वाला स्टॉक है, 50, ये कौन सा वाला है, 55। यहाँ पर लिखेंगे 20,000, यहाँ पर लिखेंगे 22, ठीक है। लाइन बाय लाइन लिखना है और कुछ नहीं। अच्छा, ये तो हुआ 10 दिसंबर। 10 दिसंबर के बाद यहाँ 11 दिसंबर का कैलकुलेशन है, क्या यहाँ पर कुछ है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें डेट वाइज चलना है, तो 11 दिसंबर को फिर से परचेस किए हैं, ठीक है। तो 11 दिसंबर को परचेस किया गया है कितना, 300 यूनिट 55 वाला, 300 यूनिट 55 वाला, यानी 16,500। तो यहाँ पर तीन तरह का स्टॉक हो गया। क्वांटिटी में 400 400 300, रेट में एक है 50 वाला, एक है 55 और दूसरा भी 55। तो 50 वाले का टोटल वैल्यू है 20,000, 55 वाले का टोटल वैल्यू है 22,000, और 300 के हिसाब से 16,500। अच्छा, ये हो गया 11 दिसंबर का। अच्छा, 11 दिसंबर के बाद 19 दिसंबर को परचेज हुआ है क्या, और इस बीच कुछ ट्रांजैक्शन नहीं, सीधा 20 को है, तो 19 वाला लिखेंगे 200 यूनिट 60। तो 19 दिसंबर का 200 यूनिट 60 रुपीज वाला, यानी 12,000 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 400 का स्टॉक है, 400 का स्टॉक है, 300 का स्टॉक है, और 200 का आ गया। लाइन बाय लाइन ही लिखो, आगे पीछे लिखना नहीं है, नहीं तो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा है। ये हो गया 50 55, वैसे ये लास्ट इन फर्स्ट आउट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो क्वेश्चन बोलेगा, बाकी ये मतलब एक नॉर्मल रूल्स है, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल लिखते जाओ और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हो गया 20,000, 22,000, 16,500, और ये हो गया 12,000। सीक्वेंस हमारा गलत नहीं होना चाहिए, अगर सीक्वेंस गलत हुआ तो इशू का एंट्री गलत हो जाएगा। 19 दिसंबर तक कर लिया, उसके बाद 28, लेकिन यहाँ पर मिडिल में हमें दो ट्रांजैक्शन मिल रहा है, तो ट्रांजैक्शन जैसे जर्नल एंट्री करते हो डेट वाइज, वैसे डेट वाइज। 20 दिसंबर, इसके बाद 20 दिसंबर को इशू हुआ है कितना, 600। अब हम लोग कर रहे हैं फीफो, फीफो में सॉरी लीफो कर रहे हैं, लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस ये सारे स्टॉक में से सबसे लास्ट स्टॉक ये है ना, इसका अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो सबसे लास्ट में ये आया, ये फर्स्ट इन, सेकेंड इन, थर्ड इन, फोर्थ इन, तो जो लास्ट में आया है, क्योंकि
प्रोसेस का नाम है लीफो। लास्ट इन जो है उसे फर्स्ट आउट करना है। अब कितना देना पड़ेगा हम लोग को? 600 यूनिट। तो पहले 200 वाला जो है ये पूरा चला जाएगा, कंप्लीशन नहीं, फिर 300 वाला भी चला जाएगा, फिर भी नहीं होगा, फिर 400 से 100 देना पड़ेगा, तब जाके हमारा टोटल कंप्लीशन हो पाएगा इशू का। ठीक है, तो फिर ये स्टॉक खाली हो जाएगा, ये स्टॉक खाली हो जाएगा, इसका वैल्यू कम होके 300 हो जाएगा, ये जैसा है वैसा रहेगा। तो बस जैसे बोलेगा वैसा ही हमें करना पड़ेगा। तो लीफो बोला है तो सबसे पहले 200 ले लेते हैं 60 रुपीज वाला, यानी 12,000। ठीक है, फिर 300 ले लेंगे 55 रुपीज वाला, 16,500। फिर भी कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि ये 500 ही होता है, जबकि डिमांड 600 का है, तो और भी 100 चाहिए तब जाके 600 का डिमांड फुलफिल होता है। ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, अब यहाँ से लेना पड़ेगा 55। क्यों क्यों ऐसा लिया? ये फीफो था। अगर यही क्वेश्चन लीफो होता तो पहले ये, सॉरी ये लीफो था, अगर यही फीफो होता तो पहले ये वाला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 400 ले लेते, और ये 400 से 200 ले लेते, तो हमारा 600 कंप्लीशन हो जाता। ठीक है, और एवरेज होता तो फिर ये तो सब पहले ही एवरेज हो जाता, ये अलग अलग इतने सारे रेट नहीं दिखते। तो यहाँ पर हो जाएगा 5500। तो बचा कौन सा स्टॉक? फिर से हम लोग स्टार्टिंग से ही लिखेंगे ताकि हमारा गलत ना हो। तो 400 वाला स्टॉक पहला वाला पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो उसका वैल्यू रेट सब लिख लिया। ये 400 से 100 चला गया, 300 बचा हुआ है 55 करके, और इसका वैल्यू हो जाएगा 16,500। बाकी दोनों जो है वो खत्म हो गया, वो स्टॉक खत्म हो गया। 20 दिसंबर के बाद 29 बोला है, और यहाँ पर चेक करते 28 दिसंबर बोला है, पहले 28 आता है फिर 29 आता है, तो यहाँ पर 28 दिसंबर का एक एंट्री हमें करना पड़ेगा परचेस का 847 करके। 37,600। तो 400 था, 300 था, और भी 800 आ गया, 50, 55 और 47। तो ये तो वैल्यू था 20,000। देख के लिखना है, बार बार कैलकुलेट करने का थोड़ी ना जरूरत है। 16,500, 37, 600 कंप्लीट। अब 28 के बाद यहाँ पर, ठीक है, 29 दिसंबर में 500 का, 29 दिसंबर में 500 का इशू है। फिर से चेक करेंगे क्योंकि हम लोग फॉलो करें लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे लास्ट वाला स्टॉक कौन सा? 800। डिमांड कितने का है? 500, तो पूरा का पूरा ही इसी से कंप्लीशन हो जाएगा डिमांड, तो 547 वाला। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 23,500, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और बचा कितना? ये बाकी स्टॉक बच गया, 400 वाला बचा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते, 400 वाला बचा, 300 वाला बचा, 800 में से 500 गया, 300 बच गया, 400 का रेट है 50, 300 का 55, 300 जो बचा हुआ है उसका 47, 50 वाला का वैल्यू होता है 20,000, 55 वाला का 37,600। अच्छा ये सॉरी 16, 37 बोल रहे, 16,500 गलत लिख दिया, 16,500। और 300 × 47 ये चेक करना पड़ेगा, 300 × 47 ये कितना हो रहा है? 14,100। तो अगर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताएगा तो ये हो गया, वैल्यू ये है, क्वांटिटी ये है, रेट ये है, ये हो गया लीफो में। ठीक है, अब क्वेश्चन को, पता नहीं आज क्या हो रहा है, अपने आप बंद क्यों हो गया? एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को देखो, ये जो क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 3 का, इसको हम लोगों ने इस तरह से इसीलिए किया क्योंकि हमें इलास्ट्रेशन 2 से लेके करने बोला था, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं आएगा, इशू डेट और ये लगातार रहेगा, दो अलग अलग जगह पे कभी नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन को दिया है इस पैटर्न से, इसीलिए हम लोग को हमेशा ट्रांजैक्शन डेट फॉलो करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट फॉलो करना है कि
कब कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है और डेट वाइज लिखना है, ठीक है। तो जैसे ट्रांजैक्शन हुए उस हिसाब से लिखेंगे, जब परचेज हुआ है उसके नेक्स्ट डेट क्या हुआ है, उसका नेक्स्ट डेट क्या हुआ, उस तरह से करना पड़ेगा। और फीफो लिफो है तो सब इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। जैसे ये देखो फीफो में लिखा था, अगर फीफो लिफो नहीं है, वेटेड एवरेज है, तब तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल ऑफ क्वांटिटी, टोटल ऑफ अमाउंट करोगे, डिवाइड करोगे, रेट पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, ये वाला तो हो गया। अच्छा, ये है, ये फिर से वही वाला क्वेश्चन का बताए, यहाँ पर देखो एक ही चीज बताया। इलास्ट्रेशन फॉर क्या बोला, इन द सेम एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो सेट वाला, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। अगर हम लोग यही वाला जो रेडियो सेट वाला क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग एवरेज, वेटेड एवरेज से करते हैं तो उसका क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर फीफो लीफो सिंपल एवरेज बोला है, और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर प्रेजेंटेशन काफी अजीब टाइप से कर रखा है। अच्छा, ये रहा वेटेड एवरेज का, यहाँ पर सॉल्व करके बताया है। वैसे वो रेडियो सेट वाला अगर फीफो से सॉल्व करते, जो कि हम लोगों ने किया है, तो हम एक बार दिखा देते हैं। फीफो से किया है हम लोगों ने, नहीं, ये लीफो से किया है। लीफो से इसका वैल्यू इतना आ रहा है, चेक करते हैं। 500 नहीं, ये कुछ दूसरा ही कोई क्वेश्चन है। इन द सेम एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरर, हम लोग को इसको एवरेज प्राइस मेथड से करने के लिए बोला है, जो कि यहाँ पर कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ, ये कौन से क्वेश्चन का है ये तो बताया नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ो, देखते हैं। On the basis of the data given in illustration 2 and 3, calculate the weighted average price and also value of closing inventory by weighted average price। मतलब वही रेडियो सेट वाले क्वेश्चन का ही है। हाँ, रेडियो सेट वाला क्वेश्चन ही है, चेक करते, डेटा देखने से ही समझ जाएंगे। हाँ, ये देखो, यही वाले क्वेश्चन को हमें वेटेड एवरेज मेथड से करने के लिए बोला है। तो अगर वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे, देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे तो ये बैलेंस सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास जगह है यहाँ पर, तुम लोग भी कर सकते हो। वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे तो ये वाला चेंज होगा, और तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को, सेम यही वाले क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से करेंगे तो उसका आंसर कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पर 900 यूनिट खरीदा गया, 50 रुपीज, 45,000, तो यहाँ पर वही वाला बैलेंस दिखेगा। उसके बाद हम लोगों ने इशू किया है 500, तो 500 इशू किया है, 50 रुपीज वाला ही इशू करेंगे, 25,000, तो बचेगा कितना, 900 से 500 चला जाएगा 400, टोटल माइनस करेंगे, ठीक है। 45,000 से 25,000, 45,000 से 25,000 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 20,000 का स्टॉक बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे 400 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50 रुपीज, ठीक है। 50 रुपीज। आफ्टर दैट यहाँ पर परचेस हुआ है 455 वाला, तो एवरेज में करेंगे, 400 था पहले से, और भी 400 आया, यानी 1800, 2000 था और 22,000 आया, यानी 24,000। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 24,000 डिवाइडेड बाई 800, तो वैल्यू आता है 30, है ना। अगर वेटेड एवरेज पे चलेंगे तो 30 आ जाएगा। जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 455, 800 और 42,000, क्या मेरा टोटल गलत हुआ है, मैंने 24 कर दिया। अच्छा, ये 20,000 होगा, एक्चुअली मैंने 2,000 लिखा, इसी वजह से गलत हुआ, ठीक है। ठीक कर लेते हैं। 20,000 का स्टॉक बचा हुआ था, और उसमें और 22 आ गया, मतलब 42,000 डिवाइडेड बाई 800, तो ये इसका वैल्यू आया 52.5। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, ये 52.5 होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है, और कुछ नहीं। ये देखो 20,000 था और ये 22,000, यानी 42,000, 42,000 का 52.5 हो जाएगा। वेटेड एवरेज सबसे आसान होता है करना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देख देख के हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से 400 यूनिट, ये देखो 400 यूनिट, इसका हम लोगों ने कर लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 300 यूनिट फिर से परचेस किया गया है 55 वाला, तो 300 यूनिट अगर परचेस कर रहे हैं तो 800 प्लस 300, 1100 का स्टॉक आ गया। था 42,000 का, और भी खरीदा गया है 16,500, तो ऐड करो 16,500 प्लस 42,000, यानी 58,500 हो रहा है। 58,500 डिवाइडेड बाई 1100 करके हमें रेट लिखना पड़ेगा। रेट हो जाएगा 53.1818 है, तो हम लोग 53.18 लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखो 53.18
18, ठीक है। नेक्स्ट कब हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है फिर से परचेज हुआ है 11 दिसंबर को 300 यूनिट, तो 1100 पहले से ही था। नहीं, ये 300 वाला ही लिखा है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है ना, ज्यादा क्वांटिटी लिख रहा है तो ये समझ में, ये 900 देख लेते हैं, एक दो, अच्छा ये इशू 3 4, हाँ ये 300 वाला कंप्लीशन हो गया है। अच्छा अब 200 का परचेस हुआ है, तो 1100 पहले से ही था और भी 200, मतलब 1300 का परचेस हुआ है। और 58,500 का वैल्यू पहले से था, स्टॉक टोटल 58,500 का था, और भी 12,000 का परचेस हुआ, यानी 70,500, और डिवाइडेड बाई 1300, यानी 54.23 एवरेज रेट का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, एवरेज रेट का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये हम लोगों ने ये वाला कंप्लीट कर लिया है। ये काफी जगह ले रहा है तो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, ये देखो हो गया। अब हम लोग इशू चेक करेंगे, यहाँ पर 600 का इशू था, इसमें आसान है, ठीक है। अब इसमें इशू का कॉलम भी चेंज होगा। अगर 600 इशू हुआ है तो वेटेड एवरेज में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख के दिखा दे, यहाँ पर हो जाएगा ये जो येलो कलर से लिख रहे हैं वो इशू का वेटेड एवरेज का लिख रहा है 600, और उसका रेट कितना होगा 54.23, 54.23, तो 600 इंटू 54.23, तो 32,538, ये हो जाएगा हमारा वेटेड एवरेज मेथड का इशू का वैल्यू। अब हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, ये इशू का कैलकुलेशन हो गया। इशू करने के बाद बैलेंस क्या बचेगा, 1300 में से 600 चला गया तो माइनस करने से पड़ा रहेगा 700, ठीक है, 700 बचा हुआ है। और इसका वैल्यू देखते हैं, 70,500 में से 70,500 में से चला गया है 32,538, तो पड़ा हुआ है 37,962, डिवाइडेड बाई 700 करेंगे तो पता चल जाएगा कितने रेट का पड़ा हुआ है। तो डिवाइड कर लेते हैं, 37,962 डिवाइडेड बाई 700, तो ये हो जाएगा 54.23, तो ये देखो 54.23, ठीक है, ये बचा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट ये वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ये 800 का फिर से परचेज हुआ है 47 करके, तो 800, 700 था और भी 800 परचेज हुआ, यानी टोटल स्टॉक 1500, वैल्यू का टोटल देखो 37,600 प्लस ये वाला 37,600 प्लस 37,962, हम लोग के पास पहले से इतना था, तो टोटल वैल्यू हो गया 75,562, ठीक है, 75,562 डिवाइडेड बाई 1500, यानी एवरेज में 50.37, इतने रेट का हमारे पास स्टॉक है, देख लो 50.37। और एंड में हुआ है, चेक करते हैं यहाँ पर क्या हुआ था, इशू हुआ था 500 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम ये इस तरह से दिखा देते हैं, 500 यूनिट जो इशू हुआ है उसका रेट ये होगा, क्योंकि इस पे तो रेट एक ही होगा, एवरेज कर रहे हैं ना, तभी तो एवरेज करने पे तो एक ही चीज दिखेगा। जैसे तुम लोग का रिजल्ट का एवरेज करते हो तो परसेंटेज अलग अलग नहीं दिखता है कि अकाउंट्स में कितना मिला, लॉ में कितना मिला, टैक्स में कितना मिला, या स्टैट में जो भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर एवरेज करेंगे तो एक ही वैल्यू दिखता है, उसी तरह से एवरेज तो वही होता है जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो 500 इंटू 50.37, तो ये हो गया 25,185, तो बचेगा कितना, 1500 से 500 चला गया तो बचेगा 1000। देखो टोटल में यहाँ भी 1000 दिख रहा है, क्वांटिटी क्वांटिटी हमेशा एक जैसा ही दिखेगा, वैल्यू अलग हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रेट कंसेप्ट, ठीक है। तो 75,562 का टोटल स्टॉक था, उसमें से चला गया है 25,185, तो बचा हुआ है 50,377 डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ पर हो गया 50.37, ठीक है। चेक करते हैं इन्होंने कितने रेट पे क्लोज किया है, 5377, ठीक है। इसी पे क्या है, जैसे 377 आ रहा है तो 38 भी हो सकता है, लेकिन जैसा अप्रोक्सीमेशन करोगे वैसे ही करते जाओ, जैसे यहाँ 37 लिया है ना तो फिर यहाँ भी 37 लेते हैं। मतलब ये जब हम लोगों ने डिवाइड किया, मेरे कहने का मतलब है 25,185 को जब हम लोगों ने डिवाइडेड किया था 500 से, तो ये एग्जैक्ट 50.37 ही आया था। लेकिन इसको डिवाइड करने पे ना 50.377 आया, तो हम लोग अगर चाहे तो 38 भी कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वही
वही चीज बता रहे, तो यहाँ पर 50.37 ही रखा है, तो मैंने भी वैसा रख दिया। अगर कोई 8 कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि गलत है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि ये फिर टैली थोड़ा सा नहीं होगा, यहाँ पीछे 8 आ जाएगा, जबकि ये टोटल में 50377 दिख रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ताकि जो है कंसेप्ट ठीक रहे, कि अगर ये 5377 है तो यहाँ बेटर होगा 8 के जगह 7 लिखना, ठीक है। तो ये देखो वेटेड एवरेज कर रहा है, तो ये इसी पे मैंने करके दिखा दिया, देखो इसी पे मैंने करके दिखा दिया। यहाँ पर जस्ट ये 2 पॉइंट चेंज होगा, जब रिसिप्ट होता है तब कुछ भी चेंज नहीं होगा, बैलेंस में जरूर चेंज होगा, और जहां जब इशू हो रहा है तब चेंज होगा। तो ये वाला दूसरा ही क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर बोला था ऑन द बेसिस ऑफ इलास्ट्रेशन इन डेटा 2 and 3। हाँ, उसी के बेसिस पे हुआ था। 2 and 3 मतलब रेडियो सेट वाला क्वेश्चन था। और ये वाला तो अभी तक मुझे नहीं पता चल रहा है कौन सा क्वेश्चन दिया, देख लेते हैं एंड में। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर दिया है कि जो इलास्ट्रेशन 5 ऊपर हम लोगों ने सॉल्व किया, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, नाम तो वैसे इलास्ट्रेशन 5 है, लेकिन वो रेडियो सेट वाला क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने वेटेड एवरेज से किया। अब क्या बोला है देखो, वेटेड एवरेज मेथड से हम लोगों ने किया। अब बोल रहा है इन केस द एंटिटी वुड हैव बीन यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम, तब क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब सिंपल इस तरह से कि जितना स्टॉक खरीदा है उसका टोटल कर दिया जाएगा, उस स्टॉक का वैल्यू को टोटल कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, क्योंकि 2 और 3 दोनों को मिला के करना है ना, क्योंकि 3 में इशू का सिस्टम बता दिया था, तो यहां से भी देख सकते हैं, या फिर हम लोग यहां से भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने टोटल जो भी स्टॉक खरीदा है, ये देखो जितना 900 400 300 200 800, ये देखो 900 400 300 200 800, टोटल 2600 का स्टॉक खरीदा है। रेट क्या है देखो, रेट भी दिखा देते हैं, 50 55 55 60 47, 50 55 55 60 47। अब ये सबको किया गया है मल्टीप्लाई, ये सबको किया गया है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर करना है टोटल, तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक और टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक और टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, और इसको करना है डिवाइड। देख लो 1,33,100 डिवाइडेड बाई 2,600 दिखा देते हैं, 1,33,100 डिवाइडेड बाई 2,600, तो ये हो जाएगा 51.19, ठीक है। ये देखो 51.19 ये रेट का एवरेज किया गया, ठीक है। तो अगर हम लोग पीरियोडिक इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम करते हैं तो इसका हम लिखवा देते हैं। देखो पीरियोडिक इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पीरियोडिक इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, ये हो जाएगा हम लोग का रेट पर यूनिट स्टॉक का, ठीक है। अब अगर इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का कैसे वैल्यू करेंगे, देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा। जैसे देखो जब हम लोग इसी क्वेश्चन को लीफो में किए तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सिंपल वही आएगा जो स्टॉक लास्ट में हम लोगों ने, सॉरी जो स्टॉक फर्स्ट में हम लोगों ने लिया था, क्योंकि लीफो कर रहे हैं, सोच के देखो लीफो का मतलब है जो लास्ट इन स्टॉक है वो निकलता जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर पहले तो हमारे पास एक ही स्टॉक था वो निकल गया, उसमें से 400 बच गया, फिर हम लोगों ने 400 लिया, फिर हम लोगों ने 300 वाला स्टॉक लिया, 400 400 था 300 लिया, फिर 400 400 था 300 था और 200 लिया। उसके बाद हम लोगों ने इशू किया। अब इशू अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा तो 200 पहले खाली होगा, क्योंकि 600 का डिमांड था, तो ये दो खाली हो गया, इसमें ये दोनों में से ये पूरा बचा, ये थोड़ा बचा, ठीक है। इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो सबसे पहले खरीदा हुआ स्टॉक का वैल्यू आएगा, है ना। जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो सबसे पहले खरीदा हुआ स्टॉक का वैल्यू आएगा, और यहाँ पर तो एवरेज हो जाएगा अगर वेटेड एवरेज करते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से करते हैं तब हमारा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना सबसे आसान होता है। यूनिट कितना होगा, 1000 होगा, क्यों 2600 यूनिट हम लोगों ने खरीदा था टोटल, और उसमें से 1600 इशू हुआ था,
यानी 1000 होगा। देख लो यहाँ पर भी 1000 आया, जो टोटल करके देख लो 400 300 300, यहाँ भी 1000 आया, तो यूनिट तो 1000 होगा, लेकिन उसका वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से करने की वजह से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं दिखता है, चाहे मेथड कुछ भी यूज करो, फीफो करो, लीफो करो, वेटेड एवरेज करो। अगर हम लोग जो है मेथड चेंज करते हैं तो हमारे वैल्यूएशन में चेंज होता है, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमें करना पड़ेगा इस रेट के साथ, ठीक है। तो इसमें ये तो सबसे आसान है, यहाँ कुछ कॉलम नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है, हमें टोटल क्वांटिटी जो भी खरीदे यार उस पे जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है दोनों को डिवाइड करना है। तो 1,33,100 यहाँ पर करके दिखाते हैं, डिवाइडेड बाय 2,600, और इसका वैल्यू आया 51.19, 51.19, और इसी रेट पे हमें वैल्यू करके दिखाना है, तो 51190 आएगा, शायद देख लेते हैं, 51190 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वैल्यू करने से 51190 करके वैल्यू आ जाएगा एट द रेट ऑफ 51.19। ये कौन सा मेथड है? ये मेथड बोला है पीरियोडिक इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग मेथड के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो। बस, और इसमें तो फिर नॉन एडजस्टिंग एडजस्टिंग वाला पॉइंट आ गया। अब रहा ये क्वेश्चन का बाद, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली बोला है कि सिंपल एवरेज मेथड, अच्छा हम वो भी बता देते हैं। अगर यही वाले सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंपल एवरेज मेथड से करते हैं, हालांकि यहाँ पर सिंपल एवरेज मेथड को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया है, जस्ट यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन करके बता दिया, अगर यही क्वेश्चन को सिंपल एवरेज मेथड से करेंगे तो 1000 यूनिट का वैल्यू इतना आएगा। लेकिन क्या ये सब, ये जस्ट इतना सा देख के समझना पॉसिबल नहीं है, तो हम सिंपल एवरेज मेथड में भी करके दिखा देते सेम यही रेडियो सेट वाला क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, जस्ट इसी तरह से ही करेंगे। यहाँ पर डेट कॉलम करके ही हम करके दिखा देते हैं, और ये प्रूव कर देते हैं कि इसका आंसर ये वाला क्यों हो रहा है, 53 400 1000 यूनिट का वैल्यू आएगा अगर हम लोग सिंपल एवरेज मेथड से इसको फॉलो करते हैं तो सेम उसी तरीके से रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर को हम, और डेट ईयर नहीं लिख रहे, जस्ट ऐसे लिख देते, 4 दिसंबर को 900 यूनिट परचेज हुआ था। ये देखो यहाँ से मुझे याद है, यहाँ से लिख सकते हो या फिर बुक से देख के भी लिख सकते हो, 950 वाला 50 रेट था, तो यहाँ पर था 45,000, ठीक है, 45,000। इशू में कुछ नहीं लिखना, इसका मतलब हम लोग के पास 900 यूनिट का स्टॉक था जिसका रेट था 50 करके, और टोटल वैल्यू हो गया 45,000। अच्छा, इसके बाद हम लोग का इशू, इशू हुआ है 5 दिसंबर को, इशू हुआ है हम लोग का 500, देखो क्वेश्चन में बता रखा था, तो ये 50 यूनिट 50 रेट का ही होगा, क्योंकि जब एक टाइप ऑफ स्टॉक रहता है तो कोई भी मेथड फॉलो करो इशू करने पे उसका रेट तो उतना ही आएगा, चाहे इसको वेटेड एवरेज पे करो, चाहे फीफो पे करो, चाहे लीफो पे करो। अगर फीफो करोगे तो यही फर्स्ट इन स्टॉक है, लीफो पे करोगे तो यही लास्ट इन स्टॉक है, ठीक है, वेटेड एवरेज पे करोगे तो चेक कर लो यही एवरेज वैल्यू है। तो यहाँ पर हो गया 25,000, बचा कितना, 400, और यहाँ पर टोटल में कितना बच रहा है, यहाँ पर बचेगा 20,000, ठीक है। तो सिंपल एवरेज में हम लोग को यहाँ रेट लिखना नेसेसरी नहीं होता है, मतलब हम लोग चाहे तो नहीं लिख सकते। वैसे देखो तुम लोग का जो सिलेबस है वहां पर सिंपल एवरेज को उस तरह से करके दिखाया नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत कम आता है। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि 1000 यूनिट का वैल्यू कैसे होगा, लेकिन हम एक बार बता देते हैं ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो जाए कि कैसे होगा। तो यहाँ रेट लिखना नेसेसरी नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो, चलो लिख ही लेते हैं। यहाँ पर रेट 50 ही रहेगा, ठीक है, रेट 50 ही रहेगा, क्योंकि 50 वाला, अब ये एवरेज करके किया है हम लोगों ने, नहीं, यहाँ पर ना रेट का एवरेज होता है, सिंपल एवरेज में रेट का एवरेज होता है कि कितने तरह का रेट है, कितना सारा रेट है। जैसे वेटेड एवरेज में टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी होता है, बट यहाँ पर रेट का एवरेज होगा। अब एक ही तरह का रेट है तो अभी एवरेज नहीं हो रहा है, यहाँ 50 रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो मुझे याद है, हम यहाँ से देख के लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 5 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर को खरीदा गया है 400 यूनिट, ठीक है, 400 यूनिट खरीदा गया है 55 वाला, जिसका वैल्यू है 22,000।
यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 400 प्लस 400, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 800। अब ये दोनों रेट का क्या करना है हम लोग को, दोनों रेट में, दोनों रेट तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ हमें फीफो की तरह अलग अलग या लीफो की तरह अलग अलग नहीं लिखना है, और एवरेज की तरह एवरेज भी नहीं करना है। तो रेट को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब रेट नहीं लिखेंगे। बेसिकली जब दो रेट आ जाएगा या मोर देन टू हो जाएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है। इसका देखो कैलकुलेशन कैसे हुआ, 20 से 22 ऐड करेंगे, 42,000। रेट नहीं लिखना है, बाकी वेटेड एवरेज की तरह ही हो रहा है, टोटल ऑफ क्वांटिटी, टोटल ऑफ अमाउंट, ठीक है। फिर 10th दिसंबर के बाद 11th दिसंबर को फिर से परचेज हुआ है 300 यूनिट। 300 यूनिट, 55 का 16,500, तो 800 प्लस 300 1100। रेट नहीं लिखना है, बस ऐड कर लेना है, 42,000 प्लस 16,500, तो ये हो जाएगा 58,500। ये हो गया 58,500, मतलब बोल सकते हो लगभग यहाँ जैसे होता है उस तरह से चल रहा है, बस यहाँ रेट लिख रहा है एवरेज करके, यहाँ पर रेट हमें नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर 200 परचेस किया गया है 60 रुपीज से। 200 परचेस किया गया है 19th को। तो ये हो जाएगा 1300, और इसको ऐड करने से 60,500, 1300 और 60,500। ये देखो सेम इसी तरह से। अच्छा 70 हो गया क्या, 70,500 चेक कर लेते, शायद मेरा ऐड गलत हुआ है। 58, हाँ 70,500, 70,500 19th हो गया। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखना है, बाकी तो एक ही जैसा था। 20th दिसंबर को 600 यूनिट इशू करना है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 20th दिसंबर को 600 यूनिट, अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 600 लिखेंगे, बट रेट क्या लिखेंगे और इसका कैलकुलेशन क्या होगा, यहीं पर सिंपल एवरेज मेथड स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर हम वर्किंग करके दिखाते हैं। अब सिंपल एवरेज में क्या करना है, हमें रेट का एवरेज करना है। तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ रेट का स्टॉक है, हमारे पास 50 वाला है, 55, 55 और 60, ठीक है। हम लोग के पास 50 वाला एक स्टॉक है, 55 वाला एक स्टॉक इन हुआ था, फिर 55 वाला एक स्टॉक इन हुआ था, फिर 60 वाला एक स्टॉक इन हुआ था। अब इशू कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास चार रेट का स्टॉक था, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। हम लोग रेट का एवरेज करते हैं, सिंपल एवरेज मेथड में रेट का एवरेज होता है। तो 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4, यानी 55 आ गया। तो 55 रेट पे हम लोग इसे इशू करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, रेट का एवरेज करना है, उतने रेट का जितने रेट का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो कितने कितने रेट का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, एक 50 का पड़ा हुआ था, ठीक है। फिर उसमें हम लोगों ने 55 वाला स्टॉक ऐड किया, तभी तो 800 आया। फिर उसमें और 55 वाला ऐड किया, तभी 1100 आया। फिर 60 वाला ऐड किया, तब 1300 आया। और रेट का एवरेज करने पे हमारा आंसर आता है 55, और 55 इंटू 600 कर लेते हैं, वैल्यू हो गया 33,000। अब बचा कितना, 1300 में से 600 चला गया तो बचता है 700, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, रेट यहाँ नहीं लिखना है। और 70,500 से हम लोग लेस कर देंगे 33,000, तो हमारे पास स्टॉक बच रहा है 37,500 का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 20th दिसंबर के बाद 28 को परचेज हुआ है 800 वाला। 800 यूनिट 47 करके, जिसका वैल्यू हुआ था 37,600। अब इसको हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 700 प्लस 800 1500, और ये हो जाएगा 75,100। अब फिर से ध्यान से देखना है, इशू का पॉइंट आ रहा है, और ये लास्ट है 29, ठीक है। कितना इशू करना है, 500 यूनिट। ये देखो 29th दिसंबर इशू करना है 500 यूनिट, ठीक है। अब इसका रेट क्या लगाए, रेट क्या लगाए,
तो हम लोग के पास कितने कितने रेट का स्टॉक है, तो हम लोग को ऐसा लग सकता है, बताते हैं क्यों लग सकता है। मैंने बोला 550 का है, ठीक है, 50 वाला था, 55, 55, 60, और फिर उसके बाद इशू किया, उसके बाद कौन कौन सा रेट आया, एक 47 आया। लेकिन अभी जब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इशू किया था 600 यूनिट, तो हम लोगों ने जो स्टॉक खाली किया था उसका कंसेप्ट हमें सिंपल एवरेज में क्या फॉलो करना पड़ेगा, फीफो, सिंपल एवरेज में फीफो फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास सबसे पहले कितना स्टॉक था, 900 का, उसमें से हम लोगों ने कितना इशू कर दिया था, 500, तो बचा हुआ कितना था, 400, जो कितने रेट का था, 50 रेट का था। उसके बाद देखो नॉर्मल आता गया, 300 का आया, ठीक है, और वो रेट था 55, नहीं पहले 400 का आया, फिर 300 का आया, वो था 55, फिर 200 का आया, वो था 60। तो यहाँ पर टोटल जितना स्टॉक था उसमें से हम लोगों ने इशू जब किया 600, उस इशू को हम लोग फीफो बेसिस पे मानेंगे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जब इशू हुआ 600 तो हम लोग ये मानेंगे कि ये 400 वाला स्टॉक पहले खाली हो गया, ठीक है, ये कुछ नहीं बचा क्योंकि 600 देना था, और इसमें से 200 दिए, 200 बचा, ठीक है, 200 बचा। तो इसका मतलब ये 55 वाला बचा हुआ है, 300 का 55 वाला बचा हुआ है, 200 का 60 वाला बचा हुआ है, और जो नया खरीदा हम लोगों ने अभी 800 का 47, ये तो नया खरीदा था 800 का 47। यानी अभी चार रेट को हम लोग एवरेज करेंगे, 55, 55, 60 और 47। तो नया क्या हुआ, देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिया था 50, 55, 55, 60, क्योंकि हमारे पास चार तरह का ही स्टॉक था। लेकिन यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या लिया, 55, 50, 60, 47, नया वाला आया उसको ले लिए, बट एक 50 हट क्यों गया, क्योंकि वो था 40 स्टॉक, 400 यूनिट का स्टॉक का वैल्यू। अब अगर हम लोग 600 यूनिट इशू कर रहे हैं और उसको हमें फीफो फॉलो करना है, क्योंकि सिंपल एवरेज में फीफो फॉलो किया जाता है, तो इसका मतलब ये एज्यूम्ड है कि 400 वाला स्टॉक खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे तो अगर 600 का इशू होगा तो 400 तो ब्लैंक हो गया। तो वही चीज मैंने यहाँ पर दिखाया कि जब हमारा पहला बार इशू हुआ 600 यूनिट का, तब हम लोगों के पास कौन सा वाला स्टॉक रह गया उसी का रेट हमें एवरेज करना है, तो उसका रेट ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, 50 वाला खत्म हो गया, तो दो 55 का प्लस 60 प्लस 47, क्योंकि फिर से 4 है तो हम लोग डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है, तो 54.25 ये हो गया इशू का रेट। ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 54.25, 54.25 इंटू 500, तो यहाँ पर हो जाएगा 27,125। अब इससे इसको लेस करेंगे, बचा कितना, 1000, ठीक है, और इसका माइनस करते हैं 75,100, तो इसका रेट हो, इसका वैल्यू हो गया 47,975, ठीक है, 47,975 ये वैल्यू बच रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर कौन कौन से रेट का, ये 1000 का, अब चेक करते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया था, 50, ये तो सिंपल एवरेज करके इन्होंने 53.4, कौन कौन सा रेट लिया है, 50, 55, ये पहला वाला दिखाया है, ये देखो मेरा क्या गलत हुआ है कैलकुलेशन, 50, 55, 55, 60, 47, 50, 55, 60 और 47 कर दिया इन्होंने, 53.4, 1000 यूनिट का वैल्यू 53.4। एक मिनट, लीफो पे करेंगे तो इतना आएगा, लीफो पे करेंगे तो इतना आएगा, सिंपल एवरेज पे 500 का दिखा रहा है, लेकिन 500 तो नहीं बचेगा, यहाँ पर आया 47,975 ही तो आया। एक मिनट, इन्होंने रेट का तो एवरेज करना है, 1000 यूनिट बचेगा, लेकिन ऑल डिफरेंट प्राइस आर एडेड टुगेदर, अच्छा यहाँ पर इस तरह से कर दिया है, लेकिन सिंपल एवरेज ऐसे ही होता है, ठीक है, हम बता देते हैं क्या डिफरेंसेस इन्होंने किया है। देखो सिंपल एवरेज का इसी तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, तो 1000 यूनिट जो बचेगा ना उसका रेट इतना ही आ रहा है, ठीक है, उसका रेट यही वाला आएगा, मतलब वैल्यू इतना आएगा 1000 यूनिट का, सिर्फ वैल्यू ही हम लोग दिखा सकते हैं, रेट नहीं दिखा सकते। इन्होंने कर रखा है 53,400, जो कि वेटेड एवरेज का भी देख सकते हो वैसे ही आया था, एक बार दिखा देते हैं।
ये देखो वेट, अच्छा वेटेड का 50.37 आया था, बट इन्होंने यहाँ इशू को कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया नहीं पता, एक बार देख लेते हैं। सिंपल एवरेज प्राइस फॉर कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज वेरी सिंपल अप्रोच। इन्होंने इस तरह से किया है, ऑल द डिफरेंट प्राइजेस आर एडेड टुगेदर देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्राइजेस, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द प्राइस ascertained. This method is generally followed by entities using periodic inventory method as it does not require effort of identify that closing inventory कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर ये अपना ही इन्होंने एक मेथड दिया है, ठीक है, लेकिन तुम लोग जब इंटर में जाओगे, ठीक है, इंटर में जब जाओगे तब देखोगे कि सिंपल एवरेज इसी तरह से लेकिन किया जाता है, ठीक है, इस तरह से उसमें फीफो फॉलो करके करना पड़ता है। बट तुम लोग का शायद फाउंडेशन लेवल पे वो चीज नहीं दिया है, सिर्फ प्राइस का एवरेज करने बोला है, तुम लोग को फीफो फॉलो करने को लिए नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि क्वेश्चन दिया हुआ है तो फीफो फॉलो करके ही किया होगा, बट ऐसा नहीं किया है फीफो फॉलो करके। तो ठीक है, ये करने का जरूरत नहीं है। अगर फीफो फॉलो करके लिए करने के लिए मना किया, पहले ऐसे नहीं था, पहले करने के लिए बोला जाता था, अभी इसको हटा दिया होगा, जो भी हो, तो फीफो फॉलो करके करने के लिए नहीं बोला है। बाकी इंटर में ऐसे ही होता है, तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ये भी राइट अप्रोच है, लेकिन अभी ये तुम लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है तो फिर तो आसान हो गया, कुछ नहीं करना है। अगर सिंपल एवरेज करना है, जितने तरह का रेट का माल तुम लोग के पास आया है, तो 50, 55, 55, 60, 47 उसका एवरेज कर दो। जो कंसेप्ट तो मैंने भी बताया था कि यहाँ रेट का एवरेज होता है, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि फीफो विफो फॉलो नहीं करना है, रेट का सिंपल एवरेज कर लो। जितने तरह का रेट का स्टॉक आया, 50, 55, 55, 60 और 47, पांच तरह का रेट था, उसका एवरेज कर लो। एवरेज करने के बाद जो एवरेज वैल्यू आएगा उससे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करो। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, क्योंकि हम लोग सेम क्वेश्चन पे कर रहे हैं, 2600 यूनिट परचेज, 1600 इशूड, यानी 1000 यूनिट 53.4 करके वैल्यू कर लो, तो 53,400 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज हम लोग को यहाँ पर करने के लिए बोला है, तो ये फीफो फॉलो करके ये एडवांस हो जा रहा है, इसको करने के लिए मना किया है, ठीक है। और ये देखो ये अलग था, यहाँ पर क्या करना था, यहाँ रेट का एवरेज नहीं, यहाँ टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ क्वांटिटी, और ये होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। और सिंपल एवरेज क्या होगा, रेट का एवरेज होगा, मतलब लगभग ऐसा ही होगा, लेकिन रेट का एवरेज करके क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होता, वेटेड एवरेज में हर एक जगह पे चेक करके देखना है, जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया है। तो नॉर्मली जैसे वेटेड एवरेज होता है ना, सिंपल एवरेज भी ऐसे करके ही किया जाता है, बट उस चीज को यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया है, इस वजह से डायरेक्टली दिखा दिया है। तो उसी क्वेश्चन का अगर सिंपल एवरेज करोगे तो जस्ट इतना सा ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये शायद किसी और चीज के लिए बताए, जरूरी नहीं है हमारे लिए कोई, मतलब यहाँ पर ना वैसे भी ये इतना रेलिवेंट नहीं है बोल के आधा आधा दिया है, आधा क्वेश्चन ऊपर आधा क्वेश्चन नीचे इस तरह से दे रखा है। जो भी हो, हमारा जो कंसेप्ट है उससे मतलब है फीफो क्या होगा, लीफो क्या होगा, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, तो ये चार चीज हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो मैंने बताया, देखो फीफो में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो सबसे पहला स्टॉक हम लोग इन करेंगे जब इशू का डिमांड होगा, तो सबसे पहला रिसिप्ट स्टॉक ही पहले इशूड होगा। ये देखो, ये छोटा सा चीज देखने से ही समझ जाओगे, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। वेटेड एवरेज करोगे तो क्या करना है, टोटल ऑफ क्वांटिटी टोटल ऑफ अमाउंट डिवाइड करके रेट लिखते जाना है, जैसा बैलेंस आएगा वही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। ये देखो वेटेड एवरेज दो करके दिखाया मैंने। और लिफो में क्या होगा, जो लास्ट में इन होगा उसे फर्स्ट में इशू करना है, बस और कुछ नहीं। सिंपल एवरेज तो तुम लोग का ऐसा रखा ही नहीं है, तो फिर झमेला ही खत्म, ये थोड़ा टफ होता है। सिंपल एवरेज में बोला है कि सिर्फ रेट का एवरेज करके जो एवरेज रेट आएगा उससे क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर लो, इस तरह से करने के लिए मना किया है, मतलब नहीं बोला है, नहीं दिखाया है, तो मतलब वैलिड नहीं है तुम लोग के लिए। और हाँ, पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड अगर करने बोलेगा तो वो भी वैसा ही है, जैसे रेट का एवरेज करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करने बोल रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई करो, फिर टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक देखो और टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक देखो, डिवाइड करके जो रेट आएगा उससे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना है। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा, कितना खरीदा गया, कितना इशू हुआ, ठीक है। तो जो बचेगा वही हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, बस और कुछ नहीं था इसमें, यही था। लेकिन फिर बार बार बोलेंगे ये सब उतना रेलिवेंट नहीं है। अब प्रोफेशनल कोर्स से आ जाए तो अलग बात है, नॉर्मली आज तक नहीं आया, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, स्टार्ट किया था एडजस्टेड मेथड, सेलिंग एडजस्टेड मेथड, वो हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जस्ट हो सकता है छोटा क्वेश्चन दे दे कि अगर एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन देके बता दे कि बताओ कि फीफो के बेसिस पे इसका वैल्यू क्या होगा, लीफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, बस इतना ही बोल सकता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है नॉर्मली, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट तुम लोग को ज्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। फिर इतना ही करते हैं।